तो यार एक ना दिक्कत हो गई है, ये एक तो पता नहीं शोहित भाई क्या क्या करते हैं। अब ये यहाँ पर तो अमाउंट आ रहा है 4,27,00,000, यहाँ पर ये कितना है 4,28,00,000। ये कहाँ गया भाई, इतना अमाउंट कहाँ चला गया भाई? नहीं क्या कर रहे हो तुम आजकल यार, ये कोई तरीका होता? माफी भाई कहाँ गया है पैसा, मेरे को बताओ तुम। भाई वो 1,00,000 रुपए का कुछ मैच नहीं हो रहा है, ये दिगराज सर ने कहीं खर्च कर दिया है। इन्होंने बैलेंस शीट। अरे तो यार मैं तो ये काम में था ही नहीं यार। तुम लोगों को ये पता नहीं है क्या कि बैलेंस शीट में कहाँ खर्चा हो रहा कहाँ नहीं, पूरा मैच होना चाहिए दोनों चीजें। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, ये मैंने फीस दिया शायद किसी को। नहीं तो उसके बावजूद भी 1,00,000 रुपए कहाँ गए? अब आप करो इसका कुछ, मेरे को नहीं पता कहाँ है वैसे। अब सर ये ना कि साइंस वाले लोग हो तुम्हें क्या हिसाब किताब पता है? मेरे 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 घर में एक आदमी है ना? मेरा समझ गया आप किसको बुलाने वाले हो। हाँ बुला लो। मैं लेके आता हूँ उन्हें, ठीक है? हाँ रुको रुको, चलो यार जरा रुको, आओ तो मेरे साथ, ये लो। अब बताओ भाई साहब, अब बताओ भाई साहब, देखो हाँ क्या रहता है ना, वो जिसकी गोली रहती है वो उससे नाचती है, तो वही वाली चीज है। एक बात बताओ, बिल भरा था? मार्च में भरा होगा सर, मार्च का तो बिल था, भरा कब? अप्रैल में भरा था। अप्रैल में भर दिया था। वही गलती है सर, बस उतना ही। यार देखो भाई मैंने अरे वो बिल थोड़ा लेट हो गया, पर मार्च का बिल तो अप्रैल में भरोगे ना। बस सर वही तो एक छोटी सी गलती है। अब आप ठीक इतने है। सारे स्टूडियो चलाओगे तो 1,00,000 ही आएगा। वो वही सर मैच। थैंक यू सर, आपने मेरी जॉब बचा ली सर। ये क्या लिखा है थैंक यू सर? ये सर। सब समझ तो नहीं आ रहा सर हमें तो। सर ये सभी तो हैं टर्म्स जो हम इस चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं। जब तक सीखने को मिले जरूरी है, जरूरी है। मैं बैठ जाऊँ सर यहीं पे? हाँ सर, क्योंकि क्योंकि सर जब तक नहीं करोगे आप इन टर्म्स को कैच, कैसे होगी आपकी बैलेंस शीट मैच? थैंक यू। तो बेटा चलो अपन आज शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला चैप्टर विच इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो शुरू करते हैं हम अपने एक एग्जाम्पल से, और ये है हमारे पास हमारा एग्जाम्पल। कौन है ये? आप सब इन लोगों को जानते हैं, इनका नाम है जेठालाल जी, है ना? अब जेठालाल की एक दुकान है जिसका नाम है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का जेठालाल मालिक है। अगर कोई बंदा किसी दुकान का मालिक होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आज तक आप इसको क्या बोलते आए हो? बोलो। बिजनेसमैन। बिजनेसमैन नहीं बोलते हैं अकाउंट्स में, ठीक है? हम अकाउंट्स में इस बंदे को बोलेंगे प्रोप्राइटर। क्या बोलेंगे बेटा? प्रोप्राइटर। अब ये प्रोप्राइटर है और इसकी एक दुकान है जो है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को आप क्या बोलोगे? उसको बोलेंगे हम फर्म। क्या बोलेंगे? फर्म। आया बात समझ? ठीक है, तो प्रोप्राइटर है और प्रोप्राइटर की एक फर्म होती है। अब सोचो कि इसके साथ हो सकता है, ये अभी तो अकेला बिजनेस करता है ना? अगर इसी ने किसी को अपने साथ बिजनेस में जोड़ लिया, बोला कि हम दो लोग मिलके ये बिजनेस करेंगे, तो अगर दो लोग मिलके बिजनेस करते हैं तो उस चीज को क्या बोलते हैं? पहली बात तो वो है क्या? दो लोगों का मिलना ही क्या है? पार्टनरशिप, है ना? तो पार्टनरशिप वाला बिजनेस वो कहलाता है, और प्रोप्राइटर की जगह वो हो जाती है एक पार्टनरशिप, ठीक है? और पार्टनरशिप में जो दुकान होती है, सोचो सेम ही दुकान है, अगर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ही है लेकिन उसमें दो लोग पार्टनर हैं, जैसे ये और एक, मान लेते हैं इसने पार्टनर रख लिया अपने आप में किसको? अय्यर को, ठीक है? अब बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उसके, ठीक है? चलो, तो अय्यर को इसने अपना पार्टनर बना लिया, दुकान वही रही, लेकिन अब दुकान को हम बोलने लगेंगे क्या? हम उसको बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म। क्या बोलेंगे इसको? हम बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म। अच्छा, एक और छोटी सी चीज मैं ऐड कर देता हूं, इसको मैंने बोला था ये प्रोप्राइटर बोलते हैं, पर ये अकेला है ना, इसीलिए हम इसको अकाउंट्स की भाषा में 11th के लिए बोलेंगे सोल प्रोप्राइटर, ठीक है? सोल प्रोप्राइटर, अकेला प्रोप्राइटर। जब दो लोग हैं तो वो पार्टनरशिप में होते हैं और उनकी दुकान कहलाती है पार्टनरशिप फर्म। अब अगर बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, तो आप लोग क्या बनाते हो? मतलब एक बिजनेस जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब क्या बन जाता है? बताओ ना यार, क्या बन जाता है? बड़े बिजनेसेस को आप किस नाम से जानते हो? सर हम उनको बोलते हैं कंपनी। अब कंपनी का भी कोई मालिक होता है ना? कंपनी के मालिक को क्या बोलते हैं? पहली बात तो पता है, एक फैक्ट बताता हूं मैं तुम्हें, कंपनी का कोई एक मालिक होता ही नहीं है, अनलेस वो एक प्राइवेट कंपनी है, वो एक अलग चीज है, लेकिन मोस्टली कंपनी में जो होते हैं वो होते हैं शेयर होल्डर। कौन होता है बेटा? शेयर होल्डर। तो आप बोलोगे सर रिलायंस एक कंपनी है, उसका मालिक तो कौन है? मुकेश अंबानी है। नहीं बेटा, मुकेश अंबानी
रिलायंस का एक शेयर होल्डर है, मैं भी ओनर बन सकता हूं अगर मैंने रिलायंस का एक शेयर भी खरीद लिया। अगर मैंने रिलायंस का एक शेयर भी खरीद लिया ना तो मैं भी उस कंपनी का ओनर बन सकता हूं, मेरे को भी ओनरशिप राइट्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके के बिजनेसेस हैं, मतलब 3 तरीके की बिजनेस करने के तरीके हैं और 3 तरीके के बिजनेसेस हैं हमारे पास। ठीक है, फर्म, पार्टनरशिप, अरे मैंने उल्टा लिख दिया इसको, चलो मैं इसको 2 मिनट में सही कर देता हूं। यहां पे मैं लिखूंगा, इसको बोलेंगे अपन शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर से जो मिलके बनता है वो बिजनेस कहलाता है कंपनी। अब ये जो 3 मैंने चीजें लिखी हैं, फर्म, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी, इन सबको अगर मिला के सर एक नाम देना है तो मैं इनका नाम दे दूंगा एंटिटी। एक इकोनॉमिक एंटिटी है जो पैसा बना रही है। ठीक है, एंटिटी हम इन तीनों को मिला के बोलते हैं। ये चीज समझ में आई आपको? बहुत बढ़िया था ना। चलो अब अपन नेक्स्ट वाली स्लाइड पे चलते हैं। मैं कर क्या रहा हूं पता है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको सारी चीजें बता रहा हूं ताकि टर्म्स आप पढ़ो तो आपको वैसे ही समझ में आ जाए। डेफिनेशंस हैं छोटी छोटी, इजीली समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल समझो, मजा आएगा आपको। नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग वापस। ये जेठालाल हमारे पास बैठा है, ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें मैं आपको 2 कैरेक्टर से भी इंट्रोड्यूस करूंगा। कौन है क्या है वो सब आपको पूछना नहीं है, ठीक है, मैं खुद ही बता दूंगा यार। ठीक है, तो चलो ये जेठालाल है, ये अपनी दुकान पे बैठा है। अब इसके पास ये सारी चीजें पड़ी है, मोबाइल फोन्स पड़े। दुकान में जो माल पड़ा रहता है उसको आप क्या बोलते हो? जो माल पड़ा रहता है उसको क्या बोलते हो आप? उसको सर हम बोलते हैं स्टॉक। ठीक है भाई, बोल सकते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक के 2 और नाम होते हैं। पहली बात तो उसको आप स्टॉक बोल सकते हो, या आप इनको गुड्स बोल सकते हो। ठीक है, या फिर एक और टर्म अकाउंटिंग के लिए यूज होता है विच इज कॉल्ड इन्वेंट्री। इन्वेंट्री, ठीक है, इसको अपन इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं। तो स्टॉक्स बोल दो, गुड्स बोल दो, इन्वेंट्री बोल दो, बात एक ही है। आई बात समझ में? तो हमारे पास ये स्टॉक रखा हुआ है। अब जेठालाल की दुकान पे एक लेडी आती है, लेडी नहीं लड़की आती है, जिसका नाम मैंने रखा है वैंडी। अब आप बोलोगे सर ये वैंडी कौन है? तो सर मेरा एक बहुत ना, जब मैं बचपन में छोटा था, सब बचपन में छोटे होते हैं, तो मेरा एक कार्टून कैरेक्टर था जो बहुत अच्छा लगता, कार्टून शो विच वाज बॉब द बिल्डर। तो उसमें एक कैरेक्टर था जिसका नाम था वैंडी, तो मैंने उठा के रख दिया। अब कोई भी ये नहीं बोलेगा कि सर वैंडी तो W से स्टार्ट होता है, ये वो, मेरा वैंडी V से ही स्टार्ट होता है, दिस इज इट। ठीक है, वो बोलते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि फकत मैं ही उसे चाहता हूं, जो भी उस पेड़ की छांव में गया बैठ गया, बजिस्ते जाना में बसते जाना में नशिस्ते नहीं होती मकसूद। ठीक है, बजिस्ते जाना में नशिस्ते नहीं होती मकसूद, मतलब देयर आर नो रूल्स टू सिट इन अ कॉमन गैदरिंग। मेले में बैठने का कोई नियम नहीं होता। बसते जाना में नशिस्ते नहीं होती मकसूद, एक बार जो जहां बैठ गया बैठ गया। वैसे ही मेरे को ये नाम पसंद आ गया तो आ गया। ठीक है, तो चलो अब ये वैंडी जो है यहाँ पे, इनको हम मानते हैं कि ये बिजनेस की एक कौन है? कंज्यूमर है। मैं कंज्यूमर की जगह एक वर्ड लिखता हूं क्योंकि कंज्यूमर आप इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा पढ़ते हो, तो मैं कंज्यूमर की जगह इसको कस्टमर बोल देता हूं। अरे ये बैक क्यों नहीं हो रहा? मिट गया तो मिट गया, ऐसा होता है क्या? चलो फिर से लिख देते हैं यार, इनका नाम लिख दिया मैंने, और ये है हमारे बिजनेस की कस्टमर। ठीक है, कौन है भाई? कस्टमर। ठीक है, सही है। कौन है? इनसे भी इंट्रोड्यूस करा दो। तो इनका नाम है केटी, ये मैंने बनाया है। अब ये पूछोगे ये कौन है भाई? इसके ऊपर कोई शायरी वायरी नहीं मारनी मेरे को, है बस मैंने फिक्शनल नाम ले लिया। तो केटी हमारी एक सेलर है। ठीक है, ये सेलर है। सेलर कौन होता है? जो एक बिजनेसमैन को माल सप्लाई करता है वो बंदा सेलर। जो बिजनेसमैन से माल खरीदता है वो हमारा कंज्यूमर या कस्टमर। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होती हैं। ठीक है, चलो तो हमारे पास ये जो वैंडी थी, ये इनके पास आई जेठालाल के पास, और इन्होंने बोला सर एक फोन दे दीजिए हमें। ठीक है, एक फोन आप दे दीजिए। ठीक है, चलो जेठालाल ने एक फोन उठाया और इनको दे दिया। ठीक है, एक फोन ये लेके गई। तो इस फोन को लेके जाना, मैं फोन बना देता हूं पहले तो गंदा सा, क्योंकि ड्राइंग तो मेरी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है, आपको पता है। ठीक है, तो ये फोन ये लेके गई। इस चीज को बोलते हैं बेटा सेल्स। क्या बोलते हैं? सेल्स। ठीक है, जेठालाल के पर्सपेक्टिव से इसको बोलेंगे सेल्स। हम जेठे के हिसाब से ही सारी चीजें कर रहे हैं बेटा, क्योंकि हमें अकाउंटिंग किसकी करनी है? जेठालाल की, है ना। तो जेठा के हिसाब से ये वाली चीज हुई सेल। अब ये जब सेल हुआ तो कभी ना कभी इसने खरीदा भी था इनसे। जब इन्होंने खरीदा था, तो सर खरीदने को क्या बोलते हैं? खरीदने में तो मोबाइल फोन इनके पास आया होगा, खरीदने में मोबाइल फोन जेठालाल के पास आया होगा। और खरीदने को क्या बोलते हैं बेटा? तो खरीदने को हम बोलते हैं क्या? परचेजेस। क्या बोलते हैं? परचेजेस। परचेस नहीं, परचेजेस। ठीक है, खरीदने को बोलेंगे परचेजेस, बेचने को बोलेंगे सेल्स। इतनी बात समझ में आई? अब फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पे कि यार ये जो सेल्स इन्होंने की थी,
किसी कारणवश इनको ये फोन पसंद नहीं आया और इन्होंने ये फोन इनको आके वापस कर दिया, तो इस चीज को क्या बोलेंगे? जब आपने कोई चीज सेल की और वो सेल आपके पास वापस आ गई तो उस चीज को हम बोलते हैं क्या सर? उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। क्या बोलते हैं अकाउंट्स में? सेल्स रिटर्न। और वैसे ही मैंने कोई माल खरीदा था किसी से और वो डिफेक्टिव निकला और मैंने जाके उसको वापस करना है, तो उस चीज को मैं बोलूंगा क्या? आप बताओ, सेल्स के लिए सेल्स रिटर्न, तो परचेज के लिए परचेज रिटर्न। ठीक है, अब इसका एक और नाम है, सेल्स रिटर्न को बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड्स। लिख दूं, इसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड्स और इस चीज को बोलते हैं रिटर्न्स आउटवर्ड। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? तो बेटा रिटर्न इनवर्ड का मतलब है कि हमारे अंदर वापस दुकान में वो सेल आ रही है तो रिटर्न इनवर्ड, अगर हम दुकान से बाहर माल को भेज रहे हैं तो दैट इज रिटर्न आउटवर्ड या फिर परचेज रिटर्न। समझ में आई ये बात? आया समझ? मजा आया? अब यहां पे और इंपॉर्टेंट बात यहां पे शुरू होती है कि पैसा, सर आपने सेल किया है, परचेज किया है, पैसा तो इन्वॉल्व है ना दोनों में, तो सर पैसे की बात कर लेते हैं। अब देखो, हो सकता है ये जो कस्टमर था इसने दो तरीके से ये ट्रांजैक्शन को किया हो, या तो इसने कैश दिया होगा या तो इसने कैश नहीं दिया होगा। मतलब आप फोन खरीद के गई, मतलब एंडी आई इनके दुकान पे, बोला एक फोन दे दो, इन्होंने फोन दिया। हो सकता है उन्होंने कैश दिया, सेल हो गई कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हो सकता है कभी कभी बिजनेस में क्या होता है, उधार रखवाना पड़ता है। ठीक है, कि इन्होंने माल खरीदा पर बोला कि हम अभी पैसे नहीं दे रहे हैं, आपको थोड़े टाइम बाद आके देंगे, अभी नहीं दे रहे हैं, थोड़े टाइम बाद देंगे, तो उस वाले ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार का ट्रांजैक्शन। आई बात समझ? सेम चीज यहां पे भी हो सकती है। जब आपने परचेज किए हैं तो भी आप इस चीज को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो, या तो हमने उस सेलर को डायरेक्टली कैश दे दिया, जेठालाल ने उठा के पैसे दिए केटी को, नहीं तो फिर बोला कि भाई मेरा फोन वोन बिक जाए फिर मैं पैसे दे दूंगा आपको, तो तब तक के लिए वो रहा उधार का ट्रांजैक्शन यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का क्रेडिट ट्रांजैक्शन तक समझ में आया? कैश और क्रेडिट दो तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं। सर ट्रांजैक्शन वर्ड आप बोल रहे हो, ये ट्रांजैक्शन क्या होता है? सर ये ट्रांजैक्शन क्या होता है? सर ट्रांजैक्शन यही है, ये जो परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, परचेज रिटर्न हो रहा है, सेल्स रिटर्न हो रहा है, कैश का देना है, ये सारी चीजें ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन भी समझ में आ गया। अब यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है। अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भाई, कैश आया, सेल कंप्लीट हो गई। लेकिन अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है जब भी कोई कस्टमर जिससे मुझे पैसा लेना है, जो कस्टमर जिससे मुझे पैसा लेना है क्रेडिट ट्रांजैक्शन में, उसको मैं बोलता हूं मेरा डेटर। क्या बोलता हूं मैं? डेटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आया आपके पास, डेटर। डेटर वो पर्सन है जिससे पैसा लेना है। तो वैंडी जेठालाल के लिए क्या हुई? डेटर हुई। क्या हुई? डेटर। सर डेटर तो समझ में आ गया, जिससे पैसा लेना है। अच्छा, इसमें बी साइलेंट है, इसको डेटर बोलते हैं, DEBTOR इज द स्पेलिंग, बट उसको बोलते हैं डेटर। ठीक है, डेटर से पैसा लेना है। तो सर इसको तो पैसा देना है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, अगर इसको पैसा देना है तो पैसा जिसको देना रहता है उसको क्या बोलेंगे? तो सर उसको बोलते हैं हम क्रेडिटर। क्या बोलते हैं सर? क्रेडिटर। जिसको पैसा देना है बिजनेस को वो क्रेडिटर, और जिससे पैसा लेना है वो डेटर। जिसको पैसा देना है वो क्रेडिटर, जिससे पैसा लेना है वो डेटर बिजनेस के लिए। समझ में आई बात? बहुत इंपॉर्टेंट। अभी और शुरू हो रहा है ना? तो डेटर आपके पास एक वर्ड आ गया, क्रेडिटर आपको इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर डेटर क्रेडिटर के ऊपर मैं तुम्हें और चीजें बताता हूं। तो डेटर क्रेडिटर आ गया समझ में। अब अपन क्या करते हैं ना, अब इस डेटर के थ्रू में तुम्हें दो तीन चार चीजें, ये हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लिया तुमने, आगे बढ़ते हैं। देखो अब आपको पता चल गया ये जो वैंडी हैं ये हमारी डेटर हुई, और डेटर बनता कैसे? जब आप क्रेडिट सेल करते हो। सर जब आप क्रेडिट सेल करते हो तब आपके पास एक बन जाता है जिसको बोलते हैं डेटर। क्रेडिट परचेज पे आपके पास बन जाता है क्रेडिटर। तो ये थी हमारी क्रेडिटर, और क्योंकि इनको पैसे देने थे, और ये थी हमारी डेटर जिससे हमको पैसे लेने थे। आई बात समझ? अब देखो, हो सकता है दो चीजें हो सकती हैं कि इन्होंने मेरे को बोला कि यार सर मैं आपको, मतलब जेठालाल को बोला कि आपको पैसे दे दूंगी मैं 3-4 दिन बाद, एक हफ्ते बाद। ठीक है, तो इसका नाम लिखेंगे बुक्स में। ठीक है, वैंडी लिख देंगे हम बुक्स में। ठीक है, लेकिन एक और तरीका होता है
डेटर मतलब जिससे पैसा लेना है। लेकिन कभी कभी डेटर क्या करता है, एक पेपर उठाता है, पेपर उठाता है, चलो पेपर पे लिखूंगा तो मैं दिखेगा नहीं, ऐसे लिख देता हूं। एक पेपर उठाता है, उस पे लिखता है, क्या लिखता है ध्यान से देखना, लिखता है आई विल पे ₹50,000 टू जेठालाल या फिर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 months। 3 महीने बाद मैं इनको पैसा दूंगा। यहां पे वो अपना साइन कर देते हैं ऐसे, अपना उन्होंने साइन कर लिया, इस पे जेठालाल भी साइन करेगा, जेठालाल ने भी साइन किया, और ये एक चीज कहलाती है एक बिल। क्या कहलाती है बेटा? बिल। अभी तक तो आप बिल किसको समझते थे? वो जो डीमार्ट में मिलता है, ये वाली चीजें आती है ना, रुको मैं दिखाता हूँ यार, मैं डीमार्ट से बहुत कुछ खरीद के आया हूँ। देखो ये डीमार्ट का एक बिल है, बिल बोलते हो ना आप इसको, एक्चुअली ये वाली चीजें कहलाती हैं इनवॉइस। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं यार, देखो बिजनेस में ना अपन हर चीज को बिल बोल देते हैं। तो ये जो डीमार्ट का मिला तुम्हें, तुमने इसको भी बिल बोल दिया। ये जो मिला तुम्हें छोटा सा एक पर्ची दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, इसको भी आपने बिल बोल दिया। ऐसा कुछ कैश मेमो मिलता है, जब आप दुकान से कैश में कुछ खरीदते हो, उसको भी आप बिल बोल देते हो। लेकिन ये वाली सारी चीजें अलग हैं, अपन आगे पढ़ेंगे, इनको सोर्स डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो चलो इनके ऊपर भी आएंगे। लेकिन बिल एक्चुअली में ये है कि आई विल पे 50,000 टू यू आफ्टर 3 months, ऐसा लिख के अगर आपने दे दिया तो इसको बोलते हैं बिल। बिल समझ में आ गया? ऐसा ही अगर बिल इन्होंने इसको दे दिया, क्या दिया सर? बिल दे दिया 3 month का, ठीक है। और ऐसा ही कुछ बिल ये इसको भी दे सकता है जेठालाल के, भाई 3 महीने बाद मैं आपको पैसा दे दूंगा, ये बिल आप रख लो। बिल एक तरीके का एविडेंस हो जाता है कि आपने ट्रांजैक्शन किया है, ठीक है। तो यहां पे क्रेडिटर को भी हो सकता है सर बिल दे दे। अब सर दोनों बिल में डिफरेंस क्या होगा? भाई इसके बिल में लिखा था कि आई विल पे, शी विल पे अमाउंट टू जेठालाल आफ्टर 3 months। इसको बोलते हैं, जेठालाल के लिए क्या है, ये बिल का पैसा मिलना है या बिल का पैसा देना है? अरे जेठालाल को पैसा मिलना है या पैसा देना है? जेठालाल को पैसा मिलना है वैंडी से, तो ये वाली चीज हो जाएगी बिल रिसीवेबल। क्या हो जाएगा? बिल रिसीवेबल। और जिस बिल का पैसा पे करना है वो हो जाता है बिल पेबल। क्या हो जाता है बेटा? बिल पेबल। बिल रिसीवेबल और बिल पेबल। अगर नाम में क्रेडिटर लिखा हो या बिल पेबल, क्रेडिटर मतलब उसने कोई बिल नहीं दिया तो भी क्रेडिटर तो है, उधार पे तो हमने उससे माल लिया ही है। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को मिला के हम एक चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रेड पेबल्स। क्या बोलूं मैं भी, ट्रेड PAYBLES, ट्रेड पेबल्स, ठीक है। और जो डेटर है, डेटर और बिल रिसीवेबल, क्योंकि दोनों से पैसा मिलना है, तो इन चीजों को हम लोग बोलेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। क्या बोलते हैं बेटा इनको? ट्रेड रिसीवेबल्स। इतनी बात समझ में आई? अब एक और इंटरेस्टिंग चीज कि आप पैसा खा गया, कौन खा गया? बैंडी पैसा खा गई दिया ही नहीं पैसा वापस। बिल रिसीवेबल दिया था तो मैं केस वगैरह भी कर सकता हूं, लेकिन अगर वो सिर्फ डेटर था जिसको भरोसे पे ही मैंने माल दे दिया कि ठीक है आप 1 हफ्ते बाद पैसे दे देना, और इन्होंने पैसा दिया ही नहीं साल भर तक, तो ये हो जाता है हमारे लिए कौन? ये हो जाता है सर हमारे लिए गंदा डेटर। कौन हो जाता है सर? गंदा डेटर। गंदा डेटर साले पैसे नहीं देगा, है ना, गंदा डेटर, ठीक है, बैड डेटर। और अगर बैड डेटर होता है तो उस अमाउंट को हम लिखते हैं, हम बैड डेटर के नाम से कोई मतलब नहीं, हमें अकाउंट्स में मतलब है उसके नाम से। तो बैड डेटर जो पैसा खा जाता है उस पैसे को बोलते हैं बैड डेट, मतलब वो पैसा जो आपका डूब गया वो पैसा कहलाता है बैड डेट। समझ में आ गई बात? बैड डेट मतलब वो पैसा जो डूब गया। सर अगर आपने इसको पैसा नहीं दिया तो ऐसा अकाउंट्स में अपन कभी नहीं करते कि हमने जिनसे पैसा लिया है हम उनको पैसा ना दें। हम कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, इसीलिए हम उस वाले साइड पे कुछ नहीं देखेंगे, हम डेटर्स के साइड से देखेंगे कि ये बैड डेट हमारा हो गया, हमारा पैसा खा गई वैंडी, ऐसा करके बोल देंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारे लिए बैड डेट। आई बात समझ में? तो यहां तक बहुत सारी चीजें तुम्हें समझ में आ गई है ना? आई होप सो कि तुम्हें बहुत कुछ चीजें समझ में आ गई हैं। ट्रांजैक्शन, एंटिटी, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, सेल्स, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, स्टॉक, इन्वेंट्री, ये सारी चीजें आ गई ना बेटा? ठीक है, चलो और आगे बढ़ेंगे। अब पहले आपको चाहिए इसका स्क्रीनशॉट लेना, ले लो जल्दी से।
ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और तीसरी चीज पे आते हैं। मैं इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा हूं क्योंकि यहां से सब समझ में आ रहा है ना तुम्हें, इजी है बेटा। डेफिनेशंस याद करने से कुछ नहीं होगा, पढ़ना है, नॉलेज के लिए पढ़ो, एग्जाम पास हो ही जाता है यार, हम बैठे हैं ना उसके लिए। तो ठीक है, चलो ये वाली जो चीज थी इसको बोलूंगा मैं बिल। कौन सा था बेटा, ये रिसीवेबल था, पेएबल, जिसमें लिखा है आई विल पे, मतलब सामने वाला देगा मुझे पैसे, तो इसको बोलेंगे बिल रिसीवेबल। ठीक है, एक तरीके का बिल होता है, इस पे डेट वगैरह भी होती है यहाँ पे। ये वाली सारी चीजें तो हम आगे पढ़ेंगे, सारी चीजों को डिटेल में तो पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये जेठालाल की दुकान आ गई जिसका नाम है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जेठालाल के लिए क्या है, अरे बोलो यार, अभी अभी फर्स्ट पे बताया था, फर्म। क्या है इसके लिए, फर्म। अब इस फर्म में ना दो चीजें होती है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं दो क्लासिफिकेशंस लिख देता हूं। पहला लिखा है मैंने एसेट्स, दूसरी चीज मैं यहां पे लिखता हूं लाइबिलिटीज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं अकाउंट्स के लिए, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। क्या होते हैं सर एसेट्स, क्या होते हैं, इससे पहले मैं तुम्हें यह बता देता हूं कि एसेट्स दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। एक चीज हमारे पास होती है करंट एसेट। क्या होती है बेटा, करंट एसेट्स। लाइबिलिटीज में भी दो लाइबिलिटीज होती हैं, एक है फिक्स्ड लाइबिलिटीज जिसको अपन बोलते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, दूसरी चीज है जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी नाम की दो चीजें होते हैं। अब आपको समझना है कि इसको क्या बोलते हैं। पूरी दुकान दिख रही है आपको, आपको पता है सर ये वॉशिंग मशीन रखी है, कूलर रखा हुआ है, ये टीवी रखी हुई है, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, तो अभी अभी हमने देखा, इनको बोलते हैं हम लोग स्टॉक या फिर गुड्स या फिर इन्वेंट्री। ये तीन नाम से हम इनको जानते हैं, ये सब है। अब बेटा देख, ध्यान से देखना है यहाँ पे, ये तो इसको बेचना है, ये भी बेचना है, ये सारी चीजें बेचनी है। ध्यान से देखना, ये जो पीछे फिटिंग डलवाई है इसने, ये फिटिंग है, मतलब एक लकड़ी की फिटिंग होती है ना दुकान में, जिसकी शेल्फ बनाते हैं, जिससे उसके ऊपर माल रखते हैं। क्या ये शेल्फ बेचेगा क्या कभी, शेल्फ तो सामान को रखने के लिए। वैसे ये काउंटर रखा हुआ है, क्या ये काउंटर उठा के बेच देगा। ये चेयर्स रखी हुई हैं दुकान पे कस्टमर्स के बैठने के लिए, इसके खुद के बैठने के लिए, क्या ये चीजें ये बेच देगा, नहीं बेचेगा। इन्हीं चीजों को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। बेटा स्टॉक भी एक एसेट है, ठीक है, लेकिन हम फिक्स्ड एसेट्स की बात कर रहे हैं। ये अच्छा एक और चीज बताऊं, एक मजेदार चीज बताऊं, ये जो फिक्स्ड होता है ना, ये तुम्हें पता नहीं होगा आज तक। ये वाली जो चीज है, जो ये शेल्फ बनाया इसने, फिटिंग करवाई है पूरी, इस चीज को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं फिक्सचर। जो चीज मूव नहीं हो सकती पर लकड़ी से बनी है, दैट इज फिक्सचर। लकड़ी या लोहे से बन सकती है। और जो चीज मूव हो सकती है, जैसे ये चेयर है, ये चेयर है, ये काउंटर है, जो मूव हो सकता है, इसको अपन रखते हैं फर्नीचर के अंदर। तो फर्नीचर और फिक्सचर में फर्क क्या है, फर्नीचर मूव हो सकता है, फिक्सचर मूव नहीं होता। लेकिन ये दोनों चीजें क्या कहलाती हैं, हमारी फिक्स्ड एसेट्स। यहां पे मैं और बताता हूं तुम्हें, ध्यान से समझो। पहले तो मैंने यहां पे लिख दिया फर्नीचर एक तरीके का फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। हमारे पास और क्या बोलते हैं, फिक्सचर जो है वो एक तरीके के फिक्स्ड एसेट्स है। और बताओ ना यार तुम, एक आध बताओ। चलो सर बिल्डिंग होती है, तो जब बिल्डिंग जो है पूरी पूरी दुकान जो है, पूरी दुकान ही ऊपर से नीचे तक, ये इसका एक फिक्स्ड एसेट है। और इसके पास बहुत सारी लाइट की फिटिंग लगी हुई होगी, कांच लगे हुए होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। मैं मान लेता हूं इसके पास कोई व्हीकल भी रखा हुआ है दुकान के लिए, वो वाली चीज इसके लिए एक फिक्स्ड एसेट है। ये सारी चीजें, कोई मशीन रखी हुई है अगर दुकान में, मशीन कौन सी, प्रोडक्शन के लिए जो मशीन रखी हुई है, ऐसा मान लेते हैं, मोबाइल सुधारने के लिए कोई मशीन रखी हुई है, वो वाली सारी चीजें इसके फिक्स्ड एसेट्स में आएंगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताते जाओ भाई। फिक्स्ड एसेट्स समझ में आ गए, ठीक है। अब अपन करंट एसेट्स पे जाते हैं। अच्छा एसेट्स क्या होते हैं सर, आपने एसेट्स नहीं बताया, आपने पूरा बताते तो जा रहे हो, एसेट्स नहीं बताया। करंट एसेट के बाद बताऊंगा। करंट एसेट्स क्या होते हैं, जो एक साल तक बिजनेस में रहें, उसके बाद खत्म हो जाएंगे, या तो कैश में रियलाइज हो जाएंगे या तो बैड डेट टाइप का कुछ हो जाएगा, पर एक साल के अंदर रियलाइज हो जाएंगे। फिक्स एसेट्स 1 ईयर प्लस चलते हैं, 1 ईयर प्लस। करंट एसेट्स विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसी कौन सी चीजें जो एक साल में जेठालाल के पास है और एक साल में कैश के अंदर भी कन्वर्ट हो जाएंगी, तो सर स्टॉक जो आपने बताया, स्टॉक इसका कन्वर्ट हो जाएगा, तो स्टॉक एक करंट एसेट है। डेटर जो बोल रहा था पैसे देके जाऊंगा, वो डेटर पैसा देके जाएगा, वो भी उसके लिए एक करंट एसेट है। कैश जो है ये भी एक करंट एसेट है।
अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि एसेट्स क्या होते हैं। ये सारी चीजें फायदा दे रही हैं बिजनेसमैन को, तो जो चीजें लॉन्ग टर्म में फायदा देती हैं उनको बोलते हैं हम लोग एसेट्स। कितना सही था ना, समझ में आ गया ना तुम्हें। अब अपन आते हैं लाइबिलिटीज पे। अच्छा, इसमें कोई डाउट है क्या? करंट एसेट्स 1 साल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, 1 साल से ज्यादा चलने वाली सारी चीजें फिक्स्ड एसेट्स, आया ना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होती है? लाइबिलिटीज भी भैया 2 टर्म है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म सर किसको बोलते हो? लॉन्ग टर्म का मतलब वही 1 ईयर प्लस, 1 साल से ज्यादा चलेगी तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। अगर विद इन 1 ईयर हम पैसा दे देंगे किसी को तो इसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी होती है उधार जो आपने लिया है। अब एक बिजनेस को अपन ये मानते हैं, छोटी सी चीज बता देता हूं, थोड़ा एक्स्ट्रा है। बिजनेस में हम ये मानते हैं कि ये जो बिजनेस है ना, ये अलग एक सेपरेट पर्सन है। ये जो बंदा है जेठालाल, ये एक अलग बंदा है। मतलब यहां पे जो आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, ये 2 लोग दिख रहे हैं। मैं थोड़ा सा हटा दूं ये सारी चीजें, बहुत कुछ मार्क कर दिया मैंने। तो यहाँ पे जो आपको 2 चीजें दिख रही हैं, एक तो आपको ये बिजनेस दिख रहा है और एक ये बिजनेसमैन दिख रहा है जिसको अपन प्रोपराइटर बोलते हैं। बिजनेसमैन अलग है, एक एंटिटी है, और बिजनेस एक अलग एंटिटी है। बिजनेस को खुद में हम एक इंसान मानते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं भाई। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स खुद में एक पर्सन है, जेठालाल एक और पर्सन है। ये चीज मैं सिर्फ तुम्हें जनरली बता रहा हूं। अब ये जो दुकान है, मैंने बोला एक अलग पर्सन है, तो भाई अलग पर्सन को पैसा तो चाहिए ना कुछ करने के लिए। अब वो पैसा कहां से ला सकता है? सबसे पहला तो उसको ओनर ही उसको दे दे, ओनर उसको दे देगा। अगर जेठालाल ने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को पैसा दिया, ऐसा ऊपर एरो ना करके ऐसा बोल देता हूं, जेठालाल ने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को पैसा दिया। सर पैसा कैसा देगा? दुकान में जाके क्या चुनवाएगा क्या बैठ के दीवारों में? नहीं, पैसा देना मतलब माल वाल खरीदना, दुकान को सेटअप करना, है ना। तो अगर जेठालाल ने पैसा दिया दुकान को, तो इसको बोलते हैं हम कैपिटल। क्या बोलते हैं सर? कैपिटल। भारत का कैपिटल ऐसा कोई कैपिटल नहीं, कैपिटल लागत, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम कैपिटल। जो लागत लगाई है जेठालाल ने, उस चीज को हम बोलेंगे कैपिटल। अब एक बात बता मेरे को, सोच के देखना कि मैं हूं, मेरा बिजनेस अलग है, अगर मैंने इस पे पैसा लगाया है, लागत लगाई है, तो बिजनेस को तो मुझे वापस करना है ना। किसी दिन तो मेरा बिजनेस यानी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे वापस करेगा, तो ये बिजनेस के लिए हुई लायबिलिटी। बिजनेस को जो भी चीजें देनी है बाहर किसी को, वो है लायबिलिटी। अब सिंपल लायबिलिटी बताऊं तो मैं समझ में आ जाएगा, लोन लिया आपने, वो भी एक लायबिलिटी है। तो जैसे मैंने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में बताया, तो सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया कैपिटल, जो ओनर से ही बिजनेस से पैसा लिया है वो कैपिटल, उसको बोलते हैं एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। और कोई भी बैंक लोन लिया आपने, ठीक है, ऐसी वाली चीजें कहलाती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। कोई भी लॉन्ग टर्म का आपने लोन लिया है, बैंक से लोन ले लिया आपने 10 साल का बिजनेस सेटअप करने के लिए, तो कैपिटल, बैंक लोन, ये सब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं। लायबिलिटीज क्या होती हैं सर? तो लायबिलिटीज वो चीजें होती हैं जिसमें पैसा देना होता है किसी को, समझे बात को। तो कभी देना है पैसा, दैट इज लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज क्या होती हैं? सर आपने एक शॉर्ट टर्म लोन ले लिया, शॉर्ट टर्म लोन यानी शॉर्ट टर्म लोन मतलब 3 महीने का लोन ले लिया, तो ये 3 महीने का जो लोन था इसको बोलेंगे हम शॉर्ट टर्म लोन। अब याद है पीछे वाले एग्जांपल में ये जो थी केटी कहां गई, ये रही, ये क्रेडिटर थी, इसको पैसा देना था, 1 साल के अंदर दे दोगे ना। बिजनेस में हम ऐसा ही मानते हैं कि जो उधार पे माल वाल खरीद रहे हैं 1 साल के अंदर पैसा दे देंगे। तो ये जो क्रेडिटर हुआ, ये क्रेडिटर भी हमारे पास हुआ कौन सा? शॉर्ट टर्म सॉरी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। इसको बोलेंगे हम, क्रेडिटर को भी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लोन को और क्रेडिटर को हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, बैंक लोन और कैपिटल को बोलेंगे हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लायबिलिटी यानी पैसा देना है बिजनेस को, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एग्जाम्पल में आई थिंक इतना ही था, डायरेक्टली क्वेश्चन और भी आएंगी चीजें। चलो और भी बता देता हूं। अब इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है अब्दुल की दुकान। अब्दुल की दुकान पे रात को जाते हैं ना ये लोग सोडा पीने। अब वो सोडा है या रसना वो तो तुम्हें पता लेकिन ये जाते तो हैं। अब ये जब जाते हैं तब हर किसी का अपना अपना एक बैलेंस होता है, सब लोग अपना अपना सोडा पीते हैं, लेकिन ये बोलते हैं अब्दुल खाते आज मेरे खाते में लिख देना, आज हाथी भाई के खाते में लिख देना। याद है, ये खाता वर्ड यूज करते हैं। इस खाते को हम लोग बोलते हैं अकाउंट। क्या बोलते हैं बेटा? अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो अकाउंट तो आएगा ही। अकाउंट क्या होता है? तो एक टी शेप का एक अकाउंट होता है, ऐसे टी शेप में बनाते हैं अपन। बहुत सिंपल है, मैं तुम्हें बता देता हूं। टी शेप में आता है, जो भी पैसा आया, मैं सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं, बहुत रूल्स फॉलो करके ये बनता है। जो भी पैसा आया अब्दुल उसको यहां पे लिख देगा, जो भी पैसा गया उसको अब्दुल यहां पे लिख देगा। यानी समझो जिससे कुछ लेना है, जैसे ये जेठालाल का अकाउंट है तो यहां पे वो लिखेगा जेठालाल
और जेठालाल से कितने पैसे लेने हैं तो लिख देगा 100 रुपए एक दिन के, 200 रुपए दूसरे दिन के, ऐसे करके ये टोटल सारी चीजें लिख लेगा। इसको इस तरीके का एक अकाउंट बनता है, ठीक है। तो अकाउंट एक सिंगल हेड के अंदर चीजों को लिखना अकाउंट कहलाता है। सिंगल हेड के जेठालाल का अलग अकाउंट बनेगा, तारक मेहता का अलग बनेगा, अपने अय्यर भाई का अलग बनेगा, है ना। तो सबका ऐसे अलग 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 अकाउंट बनता है। अकाउंट समझ में आ गई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और सीख लो। सर ये अब्दुल रोज रोज सोडा बेच रहा है ना। सर अब्दुल जो है सोडा को बेचता है अपने कस्टमर्स को, इसको क्या बोलते हैं, अभी अपन ने सीखा सेल्स। तो सेल्स कर क्यों रहा है सर? सेल्स कर रहा है क्योंकि साल के अंत में इसको एक चीज करनी है, विच इज प्रॉफिट होना चाहिए ना यार, रोज का कुछ कमाई तो हो, नहीं तो मैं इतनी मेहनत कर क्यों रहा हूं। तो यहाँ पे दो चीज है, एक तो चीज होती है प्रॉफिट, एक चीज होती है गेन, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिट, इनकम, गेन, बहुत सारी चीजें, मतलब इनकम वगैरह बहुत सारी चीजें अपन देखते हैं। मैं आपको सिंपल से तरीके से बताता हूँ प्रॉफिट और गेन में डिफरेंस क्या होता है। प्रॉफिट भी मिलना है, प्रॉफिट भी मिलना है, किसी चीज पे एक्स्ट्रा कमाना है, गेन भी किसी चीज पे एक्स्ट्रा कमाना है, लेकिन दोनों में एक छोटा सा फर्क है। अब्दुल किस चीज को बेच रहा है बेटा? अरे किस चीज को बेच रहा है अब्दुल? अब्दुल बेच रहा है सोडा। तो सर सोडा अगर उसने बेचा तो वो जो कमाएगा उसको बोलेंगे प्रॉफिट। अगर किसी दिन उठा के अब्दुल ने ये पूरा काउंटर बेच दिया, ये काउंटर है ना इसका जिसमें ये चीजें रखता है, काउंटर एसेट है, अगर एसेट बेच दिया और इस पे फायदा हुआ तो उसको बोलेंगे गेन, ठीक है। तो गेन जो है सर, गेन होते हैं क्या बिजनेस में? बहुत कम होते हैं, कभी कभी हो गया। तो गेन क्या होता है? एसेट को बेच दिया आपने, दुकान ही उठा के बेच दी, फिक्सचर बेच दिया, कोई फर्नीचर बेच दिया, जो आप बेचने के लिए धंधा नहीं कर रहे थे, लेकिन कभी हो जाता है ना कि बिजनेस में बेच दिया, उसके ऊपर प्रॉफिट हो गया, उसको बोलेंगे गेन, है ना। और अगर आप जो रोज चीजें कर रहे हो, माल बेच रहे हो, मतलब जेठालाल का प्रॉफिट कब होगा बताओ मुझे? जब वो क्या बेचेगा? कूलर बेचेगा या काउंटर बेचेगा? कूलर बेचेगा। जब वो कूलर बेचेगा तो प्रॉफिट होगा, जब वो काउंटर बेचेगा तो गेन होगा। पैसा दोनों पे कमा रहा है बेटा, गेन होगा जब वो काउंटर बेचेगा, क्योंकि वो उसका मेन काम नहीं है। तो मेन काम से अगर कोई पैसा कमा रहा है तो उससे होता है प्रॉफिट, और दूसरी चीज होती है उसमें लॉस, ठीक है। और लॉस गेन में भी होता है, मतलब अगर आप एसेट बेच रहे हो तो उसमें भी लॉस हो सकता है आपको, वो वर्ड एक सेम ही रहता है। तो प्रॉफिट और गेन समझ में आ गया, डिफरेंस समझ में आ गया। प्रॉफिट रोजमर्रा की चीजों पे, सेल्स पे जो कमाओगे आप उसको बोलेंगे प्रॉफिट। सर जो सेल्स पे कमाएंगे उसको बोलेंगे प्रॉफिट, और जो एसेट को बेच के कमाएंगे उसको बोलेंगे गेन। गेन कभी कभी होता है, प्रॉफिट रोज की मेन चीज है, प्रॉफिट तो होना ही है। ये बात समझ में आई? प्रॉफिट, गेन, अकाउंट, ये तीनों चीजें भी समझ में आई। आई थिंक इसके बाद वी आर ऑल रेडी टू गो विथ आवर टर्म्स। अगर आपने यहां तक सीख लिया है, बहुत सारी चीजें आप मन से ही कर सकते हो, बस अब अपन उसको थ्योरेटिकली जिस हिसाब से अपने को याद करना है उस हिसाब से अपन देख लेते हैं और अपन बढ़ते हैं अपने टर्म्स पे। एक स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो यहां तक अपन ने देख लिया। एक और चीज यहाँ पे छोटी सी मुझे ऐड करनी है, वो मैं बता देता हूं। जो भी पैसा बिजनेस में आता है उसको हम बोलते हैं रिसिप्ट्स, ठीक है। जो भी पैसा आ रहा है उसको बोलेंगे रिसिप्ट्स, और जो भी पैसा जा रहा है उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब ये जो सेल वगैरह होती है ना, ये जो अब्दुल सेल कर रहा है, तो ये सोडा बेचेगा तो लोग इसको पैसा देंगे, ये पैसा आएगा रिसिप्ट्स के अंदर। और एक और चीज आती है यहाँ पे इनकम, वो भी मैं बता देता हूं। एक है इनकम और एक है एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या है? तो सर एक्सपेंस वो होता है जो ये खर्चे कर रहा है छोटे छोटे रोजमर्रा के, जैसे सर ये सैलरी देगा किसी को, अपना छोटू रखा है इसने, समझो उसको सैलरी देगा, दुकान का रेंट पे करेगा, इन सारी चीजों को एक वर्ड बोलते हैं जिसका नाम है एक्सपेंस। इनकम क्या होती है? इनकम होती है सर ये जो सेल कर रहा है ना, इस सेल से जो पैसा आ रहा है वो रिसिप्ट है इसकी। सेल्स में से अगर ये अपना कॉस्ट हटा दे तो इसको बोलते हैं हम इनकम। इनकम इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस कॉस्ट। कॉस्ट क्या है? जितने में चीजें खरीदी उसको बोलते हैं कॉस्ट। सिंपल। सेल्स मतलब जितना पैसे, जितने में बेची, दैट इज कॉल्ड सेल्स। सिंपल है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब आई थिंक इतना क्लियर है। अपन डायरेक्टली अब टर्म्स पे जाते हैं जल्दी, और सारी चीजें डेफिनेशन वाइज समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी रहेंगी, अब सब समझ में आ जाएगा। एंटिटी क्या होती है बेटा? मैंने आपको बता ही दिया, एक इकोनॉमिक यूनिट जो बिजनेस को परफॉर्म कर रही है, जो सेल वगैरह कर रही है। एंड एंटिटी मींस एन इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब होता है सेल एंड परचेज, ठीक है। सेल एंड परचेज करना इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। एंड इकोनॉमिक यूनिट में भी बिजनेस या नॉन बिजनेस एंटिटी। इकोनॉमिक यूनिट बिजनेस एंटिटी हो सकती है, जैसे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स था, वैसे ही नॉन बिजनेस एंटिटी भी कभी कभी एक
एंटिटी होती है। नॉन बिजनेस एंटिटी मतलब जो व्यापार नहीं कर रहे हैं, जैसे कोई चैरिटी वाले होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो डोनेशंस लेते हैं और उसके लिए लोगों के लिए काम करते हैं। कोई ऐसा बंदा है जो पैसा लेता है और चैरिटी करता है, कुत्तों को खाना खिलाता है ना, मतलब वो पैसे लेता है लोगों से, लेकिन वो इसलिए ले रहा है ताकि डॉग फूड खरीद सके, डॉग्स के लिए शेल्टर बना सके। उन चीज़ों को भी हम एक इकोनॉमिक यूनिट ही मानते हैं, उसको भी अपन एंटिटी बोलते हैं। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें, मॉल, फार्मेसी, बेकरी शॉप, एनिमल रेस्क्यू फाउंडेशन, जैसा मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें कहलाती हैं एंटिटीज। ऑलराइट सर, एंटिटी समझ आ गया। नेक्स्ट पे जाते हैं, ट्रांजैक्शन। तो जैसा हमने वहां पे बिजनेस में देखा कि ट्रांजैक्शन किस तरीके के होते हैं, दो, कि सर या तो कैश ले लो या तो फिर उधार पे रखो, उधार यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है बेटा प्रॉफिट या लॉस से, फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है प्रॉफिट से या फिर लॉस से। प्रॉफिट हुआ तो फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी, लॉस हुआ तो फाइनेंशियल पोजीशन नीचे जाएगी। तो जो भी चीज फाइनेंशियल पोजीशन चेंज कर रही है उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। सेल, परचेज, रेंट देना, सैलरी देना, ये सारे ट्रांजैक्शंस में आते हैं। ट्रांजैक्शन दो तरीके के हो सकते हैं, अकाउंटिंग यूनिट के साथ रिलेशन, मतलब इंटरनल ट्रांजैक्शन और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। इंटरनल ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, ऐसे ट्रांजैक्शन जो ओनर और बिजनेस के बीच में हो रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, ड्राइंग्स। सर ये ड्राइंग्स क्या होता है, ये तो नया टर्म आ गया, आएगा आगे डेफिनेशन भी आएगी। जब, अब देखो मैंने आपको बताया था कि ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को जेठालाल ने पैसे दिए हैं, तो वो प्रॉफिट जो कमाएगा वो बिजनेस को वापस देना चाहिए ना जेठालाल को। तो वो जब पैसा लेके जाता है जेठालाल, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से पैसा घर पे लेके जाता है यूज करने के लिए, इसको बोलते हैं ड्राइंग्स। मतलब ओनर जो फंड विड्रॉ करता है उसको बोलते हैं ड्राइंग। एक्सटर्नल में वो सारी चीजें बेटा, अभी अभी अपन ने देखा, रेंट, सैलरी, ये सारी चीजें एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस है, ठीक है, बाहर की तरफ। मोड ऑफ सेटलमेंट, दो तरीके से ट्रांजैक्शन हो सकता है, या तो कैश लो कैश दो, जैसे आपने अभी अभी स्टोरी में देखा कि वैंडी को हमने कुछ बेचा था तो उसे पैसे दे दिया अगर, तो कैश ट्रांजैक्शन। पैसा नहीं दिया तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार का ट्रांजैक्शन, सिंपल। ऑलराइट, ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट पे हम आगे बढ़े तो अकाउंट, मैंने आपको बताया था कैसा होता है एक अकाउंट। तो बेटा एक टी शेप का अकाउंट है, जैसे मैंने जेठालाल का अकाउंट बनाया था अब्दुल की दुकान के लिए, कि जेठालाल जो भी खरीद के जा रहा है उन सारी चीजों के अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। जब जेठालाल ने पैसा दिया उस पैसे को यहाँ पे लिखेंगे। सर यहाँ पे और वहां पे कैसे लिखते हैं, तो उसमें मत पढ़ो क्योंकि उस पर अपन आगे जाएंगे। अकाउंट होता है जब एक सिंगल हेड के अंदर हम उस बंदे के पूरे ट्रांजेक्शन लिख देते हैं, इसको बोलते हैं अकाउंट। अब देखो कैसे, क्यों मैं बोल रहा हूँ सिंगल हेड के अंदर, अब्दुल के लिए तो 4-5 लोग हैं ना, अलग अलग लोग उससे सामान ले रहे हैं, तो वो सबका अलग अलग अकाउंट बनाएगा। जेठालाल का एक अकाउंट, अय्यर का दूसरा अकाउंट, ऐसे ही अलग अलग वो अकाउंट्स बनाएगा। एक हेड के अंदर उस बंदे के सारे खर्चे वर्चे वो लिख देगा, इसको बोलते हैं अकाउंट। इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर दैट हेड। इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस बोथ कैश एंड क्रेडिट अंडर अ पर्टिकुलर हेड। समझ में आ गया, बार बार वो पर्टिकुलर हेड बोल रहे हैं, मतलब एक चीज के ट्रांजेक्शन उसके अंदर आएंगे। सेल्स के सारे ट्रांजेक्शन, एक अकाउंट बना लिया, उसमें आपने लिखा सेल्स, तो जिसको भी जितनी भी सेल्स करोगे वो सारी चीजें यहाँ पे लिखते चले जाओगे आप, ठीक है। सेल्स का ट्रांजेक्शन हो गया, सैलरीज, रेंट, ओलिविया। अच्छा ओलिविया मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, मैंने क्योंकि किसी पर्सन का अकाउंट, जैसे हमने जब एक अकाउंट बनाया तो केटी और वैंडी नाम की 2 लड़कियों का लिया, तो यहाँ पे अगर वैंडीज अकाउंट बना दिया मैंने, ठीक है, तो ये वैंडी का अकाउंट, वैंडी के सारे ट्रांजैक्शंस इसमें आएंगे। कुछ वो खरीद के जा रही है तो आएगा, कुछ वो परचेज कर रही है हमसे, सॉरी कुछ से हम कुछ ले रहे हैं तो वो आएगा, उसने कैश दिया वो आएगा, ये सारी चीजें उसके एक हेड के अंदर। समझ में आया ना, बार बार मैं वही चीज बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उन सबके अकाउंट्स अपने बनेंगे। इट शोज द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड आल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन। सारे के सारे अमाउंट्स बताता है वो, और उनका डायरेक्शन भी बताता है कि आ रहा है पैसा या जा रहा है, आने का डायरेक्शन अलग, जाने का अलग, तो वो सारी चीज़ें वो बताता है। अकाउंट हम बहुत अच्छी तरह बनाना ही सीखेंगे। तो अभी आप ये समझ लो, एक हेड के अंदर सारे इनकम एक्सपेंस को, उस बंदे से रिलेटेड रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर्स को लिखना अकाउंट कहलाता है। ऑलराइट, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम, और आ गया कैपिटल। आप ही बताओ कैपिटल क्या होता है, क्या होता है कैपिटल। अभी अभी देखा था स्टोरी में, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पैसा लगाया जेठालाल ने, सर उसको बोलते हैं कैपिटल, यानी लागत। ठीक है सर, वही है। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय अ प्रोप्राइटर। जेठालाल प्रोप्राइटर है, उससे जो पैसा लगाया उसको बोलेंगे हम कैपिटल। इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप और बाय पार्टनर्स इन पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनर्स ने जो पैसा लगाया पार्टनरशिप में उसको बोलेंगे कैपिटल। सिंपल है, समझ आ रहा है। ऑलराइट, इन केस ऑफ कंपनीज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल आर मैनी एंड दे आर नोन एज शेयर होल्डर्स। ये भी अपन ने देख लिया, सबसे पहली स्लाइड में अपन ने यही देखा था।
सबसे पहली स्लाइड में हमने यही सारी चीजें देखी थी। सोल प्रोप्राइटर फॉर्म में लगाता है, पार्टनरशिप फॉर्म, शेयर होल्डर जो होता है वो कंपनी में लगाता है। इन सारी चीजों को हम लोग बोलते हैं एंटिटी, ठीक है। और ये जो पैसा लगाना है इसको बोलते हैं कैपिटल। इन्होंने जो भी पैसा लगाया है उसको बोलेंगे अपन कैपिटल। आई होप आपको ये समझ में आ गया। कैपिटल, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। कैपिटल इज अ लाइबिलिटी ऑफ अ फर्म टुवर्ड्स द प्रोप्राइटर, पार्टनर या शेयर होल्डर। ये एक लाइबिलिटी है फर्म की, क्योंकि फर्म अलग है ना, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स अलग है, जेठालाल अलग है। तो फर्म कमाएगी, जेठालाल को देगी, तो क्योंकि उसके लिए एक लाइबिलिटी है, जेठालाल को देना है, तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये एक लाइबिलिटी है, देना है पैसा। कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी या नेटवर्थ। कैपिटल को हम दो अलग नाम से भी जानते हैं, ओनर की इक्विटी या फिर नेटवर्थ, इसके नाम से भी हम उसको जानते हैं। इट इज ऑलवेज इक्वल टू एसेट्स लेस आउटसाइड लाइबिलिटीज। ये वाली चीज मैं आपको बताऊंगा बाद में, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। सिंपल सा बता दूं तो देखो ये बनी कहां से, बात बता देता हूं। सारे एसेट्स जो आपके हैं बिजनेस के वो इक्वल हैं आपकी लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के। कैपिटल और लाइबिलिटी के सम के इक्वल है सारे एसेट्स। तो अब ये कैसे बनी, इन्होंने क्या किया, एसेट को यहां ले आए और कैपिटल को इस साइड ले आए, ठीक है। बस इतना सा किया है, यानी एसेट माइनस लाइबिलिटी, यहां पे मैं लिख देता हूं एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू कैपिटल। यही इन्होंने बना दिया, कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। मत जाओ इसमें ज्यादा फोकस मत करो, क्योंकि अपन आगे सारी चीजें सीखने वाले हैं। कैपिटल आपको समझ में आ गया, इनफ है ना, जो भी लागत एक बंदा लगा रहा है अपने बिजनेस में। ऑलराइट, नेक्स्ट ड्राइंग्स। लागत लगाई है तो कभी ना कभी पैसा विड्रॉ करके जाएगा, उस पैसे के विड्रॉवल को बिजनेस में से जब ओनर पैसा निकाल के जाता है उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। एनी कैश और गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज आर कॉल्ड ड्राइंग्स। बिजनेस में पैसा लगा हुआ है, ओनर निकाल के जाएगा, उस चीज को बोलेंगे ड्राइंग। ओनर विड्रॉज कैश फ्रॉम एंटरप्राइज फॉर पर्सनल यूज, जाने दो। आया ना, समझ आ रहा है ना बेटा, मैं क्योंकि स्टोरी पे तुमने ध्यान दे दिया तो ये चीज मुझे ही बहुत ईजी लग रही है अभी। चलो इसके बाद नेक्स्ट लाइबिलिटी, जो भी पैसा बिजनेस को बाहर वालों को देना है, दैट इज कॉल्ड अ लाइबिलिटी। इट रेफर्स टू द अमाउंट व्हिच द फर्म इज लायबल टू पे टू इट्स आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स को जो भी पैसा देना है उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। तो बेटा लाइबिलिटी में मैंने आपको बताया था कि जो कैपिटल है वो भी एक लाइबिलिटी है, जो भी उसने बैंक लोन लिया है वो भी एक लाइबिलिटी है, क्रेडिटर को जो पैसा देना है वो भी एक लाइबिलिटी है। तो बेटा बैंक लोन और क्रेडिटर बाहर की लाइबिलिटी हुई, आउटसाइडर्स को देने का हुआ। कैपिटल जो हुआ वो इनसाइड लाइबिलिटी हुई, ये मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से बता दिया। इंटरनल लाइबिलिटी कैपिटल, और एक्सटर्नल लाइबिलिटी में क्रेडिटर, बैंक लोन, ओवरड्राफ्ट, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सारी चीजें समझेंगे अपन। लोन्स, ये सारी चीजें जो होती हैं ये हमारे लिए एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, बिजनेस के अंदर वाले किसी बंदे को ना देके बाहर वाले को देना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। इंटरनल में सिर्फ एक चीज आती है, कैपिटल और प्रॉफिट्स। अगर बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है तो वो भी उसको, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से प्रॉफिट कमाया तो जेठालाल को देना है वो प्रॉफिट, इसीलिए उसके लिए वो लाइबिलिटी है। आई बात समझ में? आई होप समझ में आई गई होगी। ये फिर से वही इक्वेशन आ गई, इक्वेशन एक ही है बेटा, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब इन्होंने लाइबिलिटी को इस साइड ला दिया, लाइबिलिटी को इस साइड ला दिया, मतलब लाइबिलिटी को यहीं रहने दो, तो एसेट माइनस कैपिटल इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी, वही लिखा हुआ है। इस पे फिर बोल रहा हूं मत जाना, आगे पूरी इक्वेशन समझेंगे अपन। नेक्स्ट है हमारे पास लाइबिलिटी में भी, लाइबिलिटी दो तरीके की हो सकती है, एक साल से ज्यादा चलने वाली, एक साल से कम चलने वाली। एक साल से ज्यादा चलने वाली को क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। एक साल से कम वाली को शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, दीज रिफर्स टू दोस लाइबिलिटीज विच फॉल ड्यू फॉर पेमेंट इन रिलेटिवली लॉन्गर पीरियड, नॉर्मली आफ्टर मोर देन 1 ईयर। एक साल बाद देना है, जैसे लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर्स, ये सारी चीजें। डिबेंचर क्या होता है आगे पढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म लोन्स बता दूं, डिबेंचर वो होता है जो लोगों से आपने पैसा लिया है, तो बैंक से आपने लिया तो लॉन्ग टर्म लोन, अगर लोगों से लिया तो डिबेंचर। दोनों एक साल से ज्यादा पीरियड के बाद ही देने रहते हैं, तो इन सारी चीजों को लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज, जो आपको एक साल के अंदर अंदर चुकाना है। करंट लाइबिलिटीज रिफर्स टू दोस लाइबिलिटीज व्हिच आर पेड इन नियर फ्यूचर, नॉर्मली विद इन 1 ईयर। बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल पेबल, ये बिल पेबल देख लिया ना अपन ने, केटी को दिया था बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड शॉर्ट टर्म लोन्स, जो भी छोटे अवधि के लोन्स हैं, ये सारी चीजें आपकी शॉर्ट टर्म या फिर करंट लाइबिलिटीज कहलाएंगी। आया समझ? नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट आता है अपने पास एसेट्स। आपने देख ही लिया था कि एसेट्स क्या होते हैं। एक बिजनेसमैन जितना भी पैसा लगाता है बिजनेस में, वो सारी चीजें कहलाती हैं एसेट्स। यहाँ पे अपन ने देखा था, एक बार फिर से मैं इसको रिवाइंड कर देता हूँ। ये रहा एसेट्स क्या होते थे। तो एसेट्स बेटा फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स, जो भी एक साल के से ज्यादा चलेंगे वो फिक्स्ड एसेट्स, फर्नीचर, फिक्सचर, बिल्डिंग, व्हीकल, मशीन।
जो 1 साल से कम चलेंगे, स्टॉक, डेटर, कैश, ये सब करंट एसेट्स। ये वाली चीज भी आपको समझ में आ गई, ठीक है। चलो इसमें अपन वापस आ जाते हैं, कहाँ था अपना एसेट्स। ओके, तो एसेट्स क्या होते हैं बेटा? अरे एक और चीज ये रही, एसेट्स क्या होते हैं? तो अरे ये तो क्लासिफिकेशन आ गया। हाँ, एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज, वो हो सकती है टेंजेबल या इंटेंजेबल। टेंजेबल यानी जिसको आप हाथ लगा सकते हो, इंटेंजेबल को आप हाथ नहीं लगा सकते। दोनों तरीके के एसेट्स ओन्ड बाय एंटिटी और एन एंटरप्राइज, जो एंटरप्राइज के अपने हैं। दे आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस विच विल बेनिफिट इन फ्यूचर। वो इकोनॉमिक रिसोर्स है पर बेनिफिट फ्यूचर में देगा, मतलब आगे आने वाले काफी सालों तक वो चीज बेनिफिट देती रहेगी। जैसे बिल्डिंग, जैसे मशीन, जैसे काउंटर जो रखा हुआ था जेठालाल ने, ये सारी चीजें आगे आने वाले सालों तक उसको बेनिफिट देंगी। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है बेसिक, आप देख लो। वो ओन होने चाहिए, खरीदे हैं आपने, उधार पे नहीं लिए। इट मे बी टेंजेबल, मतलब उसको हाथ लगा सकते हो, और कभी कभी इंटेंजेबल भी होता है। सर एसेट्स आपने बोला कि यार जो लॉन्ग टर्म तक फायदा देंगे तो उनको हाथ नहीं लगा सकते, ऐसा कैसे होता है? होता है बेटा। जैसे नाम, पेटेंट, एक तरीके का सिंबल अगर कोई यूज, जैसे आप एक प्यूमा का सिंबल जानते हो, प्यूमा एक कंपनी है ना। एक बात बताओ, किसी भी जैकेट पे अगर मैंने प्यूमा का सिंबल लगा दिया तो उस जैकेट की वैल्यू महंगी हो जाएगी, है कि नहीं? सर मेरा एक जैकेट पड़ा है बाहर भाई, ब्लैक वाला, वो आप लेके आ जाओ, है ना। तो एक जैकेट पे अगर मैंने एक सिंबल लगा दिया, ठीक है, प्यूमा वाला सिंबल लगा दिया, तो वो जैकेट महंगा हो गया। तो ये जो प्यूमा है, अब इसको क्या आप हाथ लगा सकते हो क्या? आप बोलोगे सर हाँ टच कर सकते हैं, रुको आने दो जैकेट में आपको बताता हूं। हम इसको हाथ नहीं लगा सकते। इन चीजों को अपन बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। जैसे गुडविल हो गई आपकी, कॉपीराइट्स हो गए, पेटेंट हो गया, कोई चीज आपने पेटेंट करवा दिया, ये सारी चीजें आपके इंटेंजिबल एसेट्स में आती हैं, ठीक है। जैसे ये एक जैकेट है, मैं आपको बता रहा था ना, एक नॉर्मल जैकेट है, बताओ ये जैकेट कितने का होगा? सर हमें क्या पता कितने का होगा, नॉर्मल होगा 200, 400, 500 का, है ना। लेकिन जब इस जैकेट पे मैंने एक सिंबल लगा दिया, विच इज ये एक प्यूमा का सिंबल लगा दिया, कुछ नहीं है, सिर्फ एक सिंबल है, ठीक है। इसकी वजह से मुझे पता चला कि ये ब्रांडेड जैकेट है, और अगर ये ब्रांडेड जैकेट है तो क्या हो जाएगा? ब्रांडेड जैकेट है तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी ना सर। देखो नॉर्मली ये जैकेट 400 में बिक जाता, लेकिन एक ये छोटे से सिंबल की वजह से, इस छोटे से सिंबल की वजह से ये जैकेट जो है वो 4000 रुपए का है। तो सर आपने 3600 एक्स्ट्रा कमाया ना उसी चीज पे। क्या बकवास है ये, बैक, अरे बैक पे आते ही नहीं है। चलो एनीवे, क्या हो गया है सर? आपका प्यूमा फेल हो गया लगता है, डुप्लीकेट लिया आपने, डुप्लीकेट, ठीक है बेटा। 400 का था, 4000 का हो गया, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट सिंबल। मैंने बोला 3600 आपने एक्स्ट्रा कमाया ना। ये जो एक्स्ट्रा कमाई है, ये आपको, ये जो एक प्यूमा का छोटा सा सिंबल है, वो आपको फ्यूचर में एक्स्ट्रा पैसा कमाने में मदद कर रहा है, इसीलिए ये एक इनटेंजिबल एसेट होगा। क्या होगा सर? इनटेंजिबल एसेट होगा। आई बात समझ में? तो ये भी एक एसेट है। सर आपने एक मस्त सी डिजाइन बना दी ना, सर ये भी एक एसेट है ना। ऐसा आप बाकी चीजों, नॉर्मल टीवी खरीदने जाओ, वहीं सैमसंग लिखा हुआ वो खरीदने जाओ, महंगा हो जाएगा, क्योंकि नाम का पैसा है। समझे बात को? वो नाम जो होता है उनको अपन बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। पेटेंट्स, कॉपीराइट, गुडविल, ये सारी चीजें होती है। कॉपीराइट मतलब कोई मूवी किसी ने बना दी, आप उसको यूज करोगे, है ना। अगर उसका कोई शॉर्ट यूज करना है, अब यूट्यूब पे अगर आप वीडियो बनाते हो या आपने कभी देखा है, तो कोई भी दो वीडियोस एक से सरीके नहीं हो सकते, सेम नहीं हो सकते। एक वीडियो बनाया आपने, क्लिप काट के अपने चैनल पे लगा दिया, तो कॉपीराइट इश्यूज आते हैं ना, कॉपीराइट इश्यूज, क्योंकि आपको कॉपी करने का राइट नहीं दिया किसी ने, उसको आपको खरीदना पड़ेगा। अगर आपको खरीदना पड़ेगा तो आप बिजनेस को पैसे देने पड़ेंगे। समझे बात को? तो फिर वो एसेट हुआ बिजनेस का, जिसको खरीदने के लिए आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। तो ये है इनटेंजिबल एसेट्स। तो इट मे बी टेंजिबल या फिर इनटेंजिबल। इट शुड हैव सम वैल्यू, कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए उस चीज की। ऐसा नहीं कि बस एसेट है रखा हुआ है, ऐसा नहीं, उसकी वैल्यू होनी चाहिए जो मनी के टर्म्स में आप मेजर कर सकते हो। वैल्यू जो आप पैसों के टर्म्स में, मनी के टर्म्स में वैल्यू कर सकते हो, देख सकते हो। इट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन मनी टर्म्स। हो ही गया, वैल्यू होनी चाहिए और वो वैल्यू मनी के टर्म्स में मेजर होनी चाहिए। ये सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि यही एक ट्रांजेक्शन होता है, यही सारी चीजें एसेट्स कहलाती हैं। अब अपन क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स पे जाते हैं, किस किस टाइप के होते हैं। तो बेटा नॉन करंट, मैं इस नॉन करंट को एक और वर्ड बोल सकता हूं, फिक्स्ड एसेट्स। नॉन करंट या फिर
फिक्स्ड एसेट्स, ऐसे एसेट्स जो 1 साल से ज्यादा चलेंगे। फिक्स का मतलब ऐसा नहीं है फिक्स है उसको हिला नहीं सकते आप, फिक्स का मतलब 1 साल से ज्यादा चलेंगे, तो फिर वो फिक्स्ड एसेट्स होंगे। जैसे टेंजिबल जिसको आप हाथ लगा सकते हो, जैसे ये ट्रैक्टर। इनटेंजिबल जैसे गुडविल, या फिर भाई मैंने प्यूमा का जो सिंबल बताया आपको, ठीक है, ट्रेडमार्क बोलते हैं उसको, तो वो प्यूमा का ट्रेडमार्क कहलाता है आपका इंटेंजिबल एसेट। वैसे ही करंट एसेट्स क्या होते हैं बेटा, आपने स्टॉक देखा था बिजनेस में रखा हुआ है, वो स्टॉक जो है वो आपका एक करंट एसेट है, साल भर के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कैश खुद में एक क्या बोलते हैं, ये है अपना करंट एसेट है। दूसरा डेटर्स, डेटर था ना, हमने उधार पे चीज बेची थी वैंडी को, तो वो डेटर हमारा करंट एसेट है ना, वहां से हमको पैसा मिलेगा, 1 साल के अंदर अंदर मिल जाएगा, तो ये सारी चीजें करंट एसेट्स कहलाती हैं। अब आते हैं हमारे फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, समझ जाओ, सिंपल है। फिक्टिशियस एसेट कोई एसेट नहीं होता, फिक्टिशियस एसेट कोई भी एसेट नहीं होता, लेकिन इसको हम फिर भी एसेट के फॉर्म में लिखते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको, समझो मैंने सलमान खान जो है, सलमान खान को आप जानते हो ना, ये जा क्यों नहीं रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों ऐसा हो रहा है, पूरा मिटाना पड़ रहा है मुझे। चल, सलमान खान को हमने किसी एक वीडियो के लिए हायर किया, हमने एक एडवर्टीजमेंट करवाई उसने अपने ब्रांड से, अपने ब्रांड की। मैंने कोई सा एक कपड़ों का ब्रांड खोला और मैंने सलमान खान से बोला कि भाई आप इसकी एडवर्टीजमेंट कर दो। सलमान खान ने बोला सर मैं आपसे लूंगा 5 करोड़ रुपए। मैंने बोला ठीक है 5 करोड़ ले लो, लेकिन क्या ये 5 करोड़ मेरे को एक बार बेनिफिट देंगे? सर मैंने अगर सलमान खान से एडवर्टीजमेंट करवाई है ना, तो वो कम से कम 5 साल तक मेरी एडवर्टीजमेंट चलती रहेगी और उसकी वजह से मेरे कपड़े बिकते रहेंगे। मतलब ये जो मैंने 5 करोड़ रुपए उसको दिए हैं, कायदे से वो 1 साल का खर्चा नहीं है, वो 5 साल का खर्चा है। तो सर हर साल आप 1-1 करोड़ तो नहीं दोगे, उस बंदे को तो आपने एक ही बार में दे दिया। समझ में आई बात? भाई सलमान खान जब आएगा उसको तो एक ही बार में मुझे 5 करोड़ देने पड़ेंगे। तो सर क्योंकि आप अकाउंटिंग हर साल के हिसाब से करते हो, तो पहले साल में आप बोलोगे कि 1 करोड़ का खर्चा, 4 करोड़ बच गए, ये 4 करोड़ को आप एसेट मानोगे। एक तरीके से ये बेनिफिट फ्यूचर में देंगे मुझे, अभी 4 करोड़ ने बेनिफिट अभी तक नहीं दिया है, भले मैंने पैसा दे दिया है, लेकिन ये 4 करोड़ एक एसेट की तरह मैं अपने पास रखूंगा, है ना। दूसरे साल में मैं बोलूंगा यही एसेट मेरा 3 करोड़ रुपए का हो गया, फिर तीसरे ईयर में मैं बोलूंगा ये हो गया अपना 2 करोड़ रुपए का, और चौथे ईयर में मैं जाके बोलूंगा, मतलब चौथा खत्म होने के बाद ईयर मैं बोलूंगा कि ये 1 करोड़ का एसेट बचा है, और 5वें ईयर में तो ये एसेट बचेगा ही नहीं, क्योंकि 5 साल तक ही उसने बेनिफिट देना था, फिर वो 0 का हो गया। तो ये जो धीरे धीरे हर दिन ये एसेट दिख रहा है, पहले साल 4 करोड़ का एसेट, दूसरे साल 2 करोड़ का एसेट, ऐसे ही एसेट दिख रहा था मेरे उसमें। इसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। कोई एसेट नहीं है, आप पहले ही पैसे दे चुके हो, लेकिन एक इमेजिनरी एसेट बना के आपने उसको अपनी बैलेंस शीट में दिखा दिया है, ठीक है। तो जब बहुत बड़े खर्चे हो जाते हैं जो बहुत साल तक बेनिफिट देने वाले हैं, इनको हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स की कैटेगरी में डालते हैं। आई बात समझ में? आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अच्छा सा टॉपिक है, इसकी डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। तो नॉन करंट या फिर फिक्स्ड एसेट्स ओन्ड बाय एंटिटी नॉट फॉर रीसेल, बेचने के लिए नहीं खरीदे। फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स, किसी को आपने बहुत लंबे पीरियड तक लोन दिया है, वो होता है लॉन्ग टर्म एडवांस, वो भी आपके लिए बेनिफिट वाली बात है, आगे फ्यूचर में पैसा देगा। ये सारी चीजें कहलाती है फिक्स्ड एसेट्स। इसके अंदर एक और चीज आती है जिसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। Fixed assets are those non-current assets of an enterprise which are held with the purpose to increase its earning capacity। तो सर ये तो एसेट ही हुआ, अभी एसेट की डेफिनेशन भी तो यही देगी। हाँ भाई वही है, एसेट यानी जो फ्यूचर में बेनिफिट दे। एसेट अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ाता है कि आप कल तक हाथ से काम कर रहे थे, है ना। जैसे समझो ये हमने बोर्ड लगा दिया, अगर व्हाइट बोर्ड होता तो उस पर मेरे को लिखने करने में बहुत दिक्कत होती, लेकिन अगर मैंने ये वाला बोर्ड, डिजिटल बोर्ड खरीदा है, तो इससे क्या होता है कि हमारे पास इजी हो जाता है डेटा को प्रेजेंट करना, हम इमेजेस डाल सकते हैं। तो ये चीज मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा रही है ना, तो भी ये मेरा एसेट हो जाएगी, ठीक है। इसको हम एसेट बोलेंगे। एसेट 2 तरीके के सर, टेंजेबल, इंटेंजेबल। टेंजेबल को क्या कर सकते हैं सर, हाथ लगा सकते हैं। इंटेंजेबल को अपन हाथ नहीं लगा सकते। अच्छा आप एक बात बताओ, आपने बोला सर प्यूमा का जैकेट था, आपने प्यूमा पे तो हाथ लगाया। अरे मेरे भाई ऐसे कहीं छाप के हाथ नहीं लगाना। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स को अपन ऐसे नहीं बोल सकते हाथ लगा सकते हैं, ऐसा नहीं भाई, इनटेंजेबल है, उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, समझे। प्यूमा भी लिख दिया तो भी महंगा हो जाएगा वो। चलो एसेट्स जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। करंट एसेट्स बेटा आपको मैंने बता दिया, 1 साल के अंदर अंदर कोई चीज खत्म हो रही है, जैसे स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस। Current assets are held by an entity enterprise with the purpose of converting them into cash within a short period। 1 साल के अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसे एसेट्स को बोलेंगे करंट एसेट्स।
फिक्टिशियस एसेट्स मैंने आपको बता दिया, बड़े खर्चे जो धीरे धीरे बेनिफिट देंगे। एक्सपेंसेस और लॉसेस नॉट रिटर्न ऑफ इन अ ईयर, एक साल में खत्म नहीं हो रहा है, इन विच दे आर इनकर्ड बट रिटर्न ऑफ इन मोर देन 1 ईयर। 5 करोड़ का खर्चा हर एक साल 1-1 करोड़ का बेनिफिट दे रहा है, तो उसको अपन को अलग अलग साल में खत्म करना है, इस चीज को बोलेंगे फिक्टिशियस एसेट। अब भी समझा दिया मैंने। फॉर एग्जाम्पल डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, मैंने आपको एडवर्टीजमेंट का एग्जाम्पल दिया। डिफर्ड को छोड़ो फिलहाल, आगे बढ़ेंगे सब देखेंगे। ऑलराइट, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, छोटी सी डेफिनेशंस है, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे अपन आते हैं। अब हमारे पास है रिसिप्ट्स। सर रिसिप्ट्स क्या होती हैं? जो भी पैसा आपको मिलता है बिजनेस में उसको बोलते हो आप रिसिप्ट। सर 2 तरीके की रिसिप्ट्स हो सकती हैं, एक तो रोजमर्रा में मिल जाए या कभी कभी मिले, बस इतना है। रोजमर्रा की रिसिप्ट, कभी कभी वाली रिसिप्ट। रोजमर्रा की रिसिप्ट कौन सी होती है? सर आप सेल्स करने बैठे हो तो सेल्स आपकी रोज होगी, रोज पैसा आएगा। लेकिन सर वही मैंने आपको बोला था, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का काउंटर बेच दिया अगर जेठालाल ने, तो यहीं से समझ लेते हैं। वापस से चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल पे, जल्दी आजा भाई जल्दी आजा। ये रहा, मैंने बोला सेल क्या होगी, अगर इसने ये टीवी बेची, ये कूलर बेचा, ये तो सेल्स है, ये रोजमर्रा में। क्या ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का ये वाला काउंटर बेचता है क्या रोज? नहीं बेचता। हो सकता है कभी खराब हो गया या दूसरा करना है, बदलना है, जो भी करना है, तब ये जाके इसको चेंज करेगा, है ना। तो जब ये चेंज करेगा तब ये क्या हो जाएगी, पैसा तो आएगा सर, रिसिप्ट तो होगी, है ना। रिसिप्ट यानी पैसा आना, तो पैसा सेल्स से आ सकता है, जो रोजमर्रा में वो सेल कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टीवी, फ्रिज, जो भी है इसकी चीजें, इससे जो पैसा आ रहा है वो रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, रोजमर्रा में आएगी। काउंटर बेचा तो कैपिटल रिसिप्ट, सर एक बार आएगी, बार बार नहीं होता ये खर्चा, है ना, बस वही है। रेवेन्यू रिसिप्ट अमाउंट रिसीव्ड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस और फ्रॉम बिजनेस रिसोर्सेज। बिजनेस जिस चीज का कर रहे हो उससे आपके पास पैसा आ रहा है। आप कपड़े वाले हो तो कपड़ा बेच के पैसा आएगा, आप चाय वाले हो, डॉली हो, तो चाय बेच के आपके पास पैसा आएगा। वो सारी चीजें आपकी कहलाएंगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डॉली ने उठा के टपरी बेच दी पूरी, तो वो हो गया उसका कैपिटल रिसिप्ट। भाई टपरी बेच दी पूरा, जो भी है ना उसका, समझ रहे हो आप, वो पूरा उठा के बेच दिया, तो सर पैसा तो आएगा लेकिन एक ही बार आएगा, क्योंकि उसने एसेट्स बेच दिए अपने। क्या बेच दिए बेटा? एसेट्स। रिसिप्ट्स विच आर नॉट रेवेन्यू रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लायबिलिटी, यानी रिसिप्ट्स विच आर नॉट रेवेन्यू रिसिप्ट्स फुल स्टॉप रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन एसेट या लायबिलिटी। तो इंक्रीज होना डिक्रीज होता है, पता नहीं कैसे लिख दिया इसमें, चलो एनीवे। तो कैपिटल रिसिप्ट से क्या होता है, पैसा आ रहा है, उससे एसेट्स कम हो जाते हैं, ठीक है। मैं इसको कर ही देता हूं सही बेटा आपके लिए, डिक्रीज इन एसेट या फिर इंक्रीज इन लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी बढ़ा दे कोई चीज, जैसे आपने लोन लिया, है ना, तो पैसा आया लेकिन सर लोन का पैसा था, वो रोजमर्रा का पैसा नहीं था, है ना। ऐसी चीजें कहलाती हैं हमारी कैपिटल रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब पैसे का आना। सर पैसा 2 तरीके से आ सकता है, एक सेल करके नॉर्मल, और दूसरा आप अपना दुकान ही बेच दो, है ना। तो अगर आपने दुकान बेच दी तो वो कैपिटल रिसिप्ट आएगी। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ओनर्स, रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स आपने बेच दिए तो कैपिटल रिसिप्ट। आया समझ में? नहीं भी आया ना तो इसका भी पूरा चैप्टर है एक जो अपन पढ़ने वाले हैं, आ गया होगा वैसे। इसी हिसाब से अपन एक्सपेंडिचर भी देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर भी यही 2-3 तरीके का होता है। एक्सपेंस यानी पैसा जा रहा है बिजनेस से। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड ऑन परचेजिंग एसेट्स, गुड्स या सर्विसेज। जो भी खर्चा हम कर रहे हैं चीजों को खरीदने के लिए, उसको बोलेंगे एक्सपेंडिचर। ये भी 3 तरीके का होता है। सबसे पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप क्या खरीदते हो? सर अगर हमने कोई एसेट खरीदा ना तो इसको बोलेंगे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर सर हमने कोई लायबिलिटी चुका दी, जैसे हमारे पास कोई बैंक लोन था, उसको पे कर दिया, तो हमारा ये, क्योंकि देखो पैसा तो जा रहा है, बैंक लोन को आप पे कर रहे हो पूरा का पूरा, आप कोई एसेट खरीद रहे हो, है ना। इन दोनों चीजों में जो पैसा जाता है उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। खर्चा तो हो रहा है पर एसेट लायबिलिटी में फर्क पड़ रहा है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू परचेज और इंप्रूव फिक्स एसेट्स, फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा। आप फर्नीचर ये सब खरीद रहे हो, ये सारी चीजें आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और एक खर्चा ऐसा होता है बेटा जो रोजमर्रा का खर्चा है। जैसे डॉली चाय वाले का रोजमर्रा का खर्चा क्या हुआ? वो दूध खरीद के आता है, वो बहुत सारी चीजें खरीदता है, ऐसी नाम नहीं ले सकता मैं, लेकिन खरीद तो बहुत सारी चीजें लेता है ना वो बेचने के लिए। दूध खरीद के आता है, गैस भरवाता है, वो ब्लूटूथ का रिचार्ज करवाता है ताकि वो लगा सके। ये सारी चीजें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है, रोजमर्रा के खर्चे। एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट इज कंज्यूम्ड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड, 1 साल के अंदर उनका बेनिफिट खत्म हो जाता है। जैसे किसी को सैलरी देना, रेंट देना, स्टॉक को खरीदना, ये सारी चीजें हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में आती हैं। आई बात समझ में? रोजमर्रा सैलरी रोज देनी पड़ेगी, रेंट हर महीने देना पड़ेगा, ऐसा रेवेन्यू आया।
कैपिटल रोज रोज नहीं होता, कभी कभी होता है। रेवेन्यू रोज का ही खर्चा है। डिफर्ड रेवेन्यू, अभी मैंने आपको पिछले में बताया ना, सलमान आया, उसको हमने एक बिजनेस खोला और उसको 5 करोड़ रुपए दिए, तो इसमें से हर साल 1-1 करोड़ ही यूज करोगे। तो अगर आपने फर्स्ट ईयर में 1 करोड़ खर्चा माना, तो बाकी 4 करोड़ तो आपका खर्चा अभी का नहीं है ना, वो तो अगले साल बेनिफिट देगा। ये होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस 4 करोड़ को हम बोलेंगे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रोजमर्रा का खर्चा नहीं है, रोजमर्रा का होता तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल देते, लेकिन 4 करोड़ अगले आने वाले टाइम में बेनिफिट दे दिया, इसलिए इसको बोलेंगे डिफर्ड, आगे फेंक दिया उसको, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है तो रेवेन्यू ही, पर एक साथ दे दिया है। इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर बट रिटर्न ऑफ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। एक साल से ज्यादा में रिटर्न करना है मुझे। सैलरी एक बार में देके खत्म, लेकिन अब इसको 5 करोड़ जो दिए हैं वो 5 साल तक अलग अलग हमको देखना पड़ेगा। बिकॉज इट इज एस्टिमेटेड दैट बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर विल बी अवेलेबल इन मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर। एक साल से ज्यादा ये खर्चा हमें बेनिफिट देगा, इसलिए हमने उसको आगे की तरफ धकेल दिया। 1 करोड़ यहां रखा, 4 आगे धकेल दिए। फिर नेक्स्ट ईयर क्या करूंगा, उसमें से 1 करोड़ और खर्चा मानूंगा, 3 करोड़ और आगे वाले सालों पर धकेल दूंगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लार्ज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, वही जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, है ना। आपने कहानी सुनी है ना यार, कहानी के बाद सब कुछ इजी सा लगने लगता है। एक्सपेंस क्या होता है सर, अभी अभी आपने बताया सैलरी वैलरी जो आप दे रहे हो वो चीज एक्सपेंस कहलाती है। एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू। पैसा कमाने के लिए जो जो खर्चे करने पड़ते हैं सर, सैलरी आपको देनी पड़ती है, आपको रेंट देना पड़ता है, आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना पड़ता है, ये सारी चीजें आपके एक्सपेंसेस हैं। तो सर एक्सपेंस 2 तरीके के होते हैं सर, प्रीपेड होता है, आउटस्टैंडिंग होता है। ये क्या होता है, ये वाली चीज को फिर से ध्यान से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल सैलरी, आपके पास एक एम्प्लॉय काम करता है, ठीक है। यहां से समझ लेता हूं मैं, एक मस्त था ना बागा खड़ा था वहां पे, बागा, ये रहा, ठीक है। इसको मैं कर देता हूं डुप्लीकेट ताकि मैं इस वाली स्लाइड को यूज कर सकूं। ये रही, खुल जा भाई, खुल गई, ओके। हटाओ इसको। अरे ये क्या हो गया, क्यों जिंदगी में ऐसा कुछ होता रहता है मेरे साथ, कैसे मिटाएं इसको। चलो ऐसे ही मिटा देते हैं। चलो सर, अब देखो सर, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आपके पास एक क्या बोलते हैं बिजनेसमैन खड़ा हुआ है आपके पास, और उसके 2 एम्प्लॉय खड़े हुए हैं। अब ये जो एम्प्लॉय है बागा और कौन था, नटवर लाल, नट्टू काका। तो ये जो नट्टू काका और बागा है, इनको सैलरी देनी रहती है ना, इसको देनी रहती है सैलरी। ये दोनों किस पे है भाई सर, ये लेते हैं आपसे सैलरी। अब ये सैलरी जो है ये पूरा महीना काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अप्रैल मंथ की अपन बात कर लेते हैं, तो अप्रैल 1 से लेके 30 अप्रैल तक इन्होंने काम किया। तो सर इनको सैलरी किस दिन मिलनी चाहिए, सर इनको 30 अप्रैल को सैलरी मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरा महीना काम कर दिया। सैलरी का हिसाब तो ऐसे ही चलता है, आखिरी दिन पे सैलरी मिलती है। अब यहाँ पे क्या हुआ सर, समझो बात को, कि ये जो बागा है ये आया जेठालाल के पास और बोला सर 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 मेरे ना कुछ प्रॉब्लम हो गया मेरे साथ, तो आप मुझे सैलरी ना थोड़ा जल्दी दे दो। मतलब ये 3 अप्रैल को ही आ गया, 3 अप्रैल को आया, बोला सर हमको पैसा दे दो प्लीज, जो भी साल महीने का बनेगा आप मेरे को एडवांस में दे दो, मेरे को चाहिए, है ना। तो जेठालाल ने दे भी दिया, जेठालाल बड़े दिल वाला आदमी है, उसे दे दिया। 3 अप्रैल को अगर पैसा दिया, लेकिन बागा ने अभी तक उसके लिए काम नहीं किया है, इस चीज को हम बोलते हैं जेठालाल के पॉइंट ऑफ व्यू से प्री पेड एक्सपेंस। क्या बोलते हैं इसको, प्रीपेड एक्सपेंस। पहले ही पे कर दिया, बेनिफिट मिलना बाकी है। एक और एग्जांपल, रिचार्ज आप करवाते हो, पहले करवाते हो, फिर 3 महीने मोबाइल यूज करते हो, 1 महीने यूज करते हो, प्रीपे करते हो, प्रीपेड मोबाइल है आपके पास, पहले पे करोगे फिर बेनिफिट्स यूज करोगे, तो यह है प्रीपेड सैलरी। अगर 3 अप्रैल को ही दी, अभी तक बनी ही नहीं थी उसकी सैलरी, तो ये हो गई प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए। जेठालाल के लिए खर्चा तो है ही, लेकिन ये प्रीपेड खर्चा हो गया। सर अगर 30 अप्रैल हो गई, जेठालाल ने अभी तक पैसा ही नहीं दिया, समझो 30 अप्रैल हो गई थी लेकिन जेठालाल ने पैसा नहीं दिया। जेठालाल ने पैसा दिया जाके, अप्रैल के बाद आता है मई, तो 15 मई को पैसा दिया। तो सर 30 अप्रैल से लेके 15 मई तक ये खर्चा तो हो गया था जेठालाल का, इसको देना था, तो इसके लिए हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ऐसा खर्चा जो अभी हो तो गया है पर मैंने दिया ही नहीं है, मतलब मैं उसको 3-4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद दूंगा, तो तब तक के लिए वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाता है। एग्जांपल दूं इसका, आपके घर के लाइट का बिल, आप पूरे घर महीना यूज करते हो, फिर बिल आता है आपके पास एक
20 तारीख के आसपास 20 तारीख को बिल आता है, फिर उसकी डेट रहती है 3 तारीख को भरना है आपको। तो ये जो 20 से लेके 3 तारीख तक खर्चा तो हो चुका ना बेटा, लाइट तो जला ली, अब ये वापस तो हो नहीं सकता है ना। तो ये हो जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक तरीके की लाइबिलिटी कि आपको ये पैसा देना है बिजली कंपनी वालों को। वैसे ही 30 अप्रैल के बाद ये खर्चा इसके लिए हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कि जेठालाल को ये खर्चा करना है, देना है बागा को। समझ में आया? और अगर 30 अप्रैल को ही मिल जाता तो अपन इसको नॉर्मल एक्सपेंस बोल देते, नॉर्मल एक्सपेंस बोल देते। लेकिन 30 अप्रैल के अलावा कोई भी डेट हुई तो या तो वो प्रीपेड होगी या तो फिर वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा। समझ आया? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। लायबिलिटी एक्सपेंस कहां गया कहां गया कहां गया? सर बहुत सारी चीजें हैं, आप तो स्क्रॉल करे जा रहे हो, इतना सारा पढ़ाओगे, सब पढ़ेंगे सब, ठीक है। चलो ये था प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग, एंड इट इज एन एक्सपेंस दैट हैज बीन पेड इन एडवांस एंड द बेनिफिट ऑफ विच विल बी अवेलेबल इन द फॉलोइंग ईयर्स। पहले ही दे दिया, बेनिफिट आगे मिलेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बेनिफिट पहले ही ले लिया, पे बाद में करेंगे। इट इज एन एक्सपेंस दैट हैज बीन इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट पेड, पे नहीं किया है, पैसा देना है मुझे सामने वाले को। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आगे। इनकम, तो सर इनकम तो इनकम है, अभी आपने बताया था सर सेल हुई थी तो आपने बोला था सेल में से आप कॉस्ट को माइनस कर दो तो जो बचेगा उसको आप बोलोगे इनकम। बिल्कुल सही भाई, उसी चीज को इनकम बोलते हैं, ठीक है। इनकम क्या बोलते हैं? जो भी आपको मिला यानी रेवेन्यू, रेवेन्यू यानी जो मिला और उसके अलावा और भी कुछ मिला, मतलब आपने सेल से कमाया और जहां से भी पैसा आया, आपको पैसा मिला, उसमें से खर्चे हटा दो तो बचा हुआ आपके पास आ जाएगा इनकम। इनकम दो तरीके की होती है, प्रॉफिट और गेन, है ना। लेकिन इनकम आपने कमाया, कमाएंगे आप दो तरीके से, वो अपन आगे बढ़ेंगे। तो इनकम समझ में आ गई। इट इज ब्रॉडर टर्म देन प्रॉफिट एंड इंक्लूड्स प्रॉफिट्स फ्रॉम एक्टिविटीज। इसको 2 मिनट के लिए इग्नोर करो, नेक्स्ट वाली स्लाइड में समझ में आ जाएगा। इनकम समझ में आई, पैसा आपने कमाया। सर कमा दो तरीके से सकते हैं, कमा दो तरीके से सकते हैं, प्रॉफिट के फॉर्म में या तो फिर गेन के फॉर्म में, ठीक है। ये दोनों चीजें अपने पास है। प्रॉफिट जो आपने सेल्स करके कमाया, जिन गुड्स में आप डील कर रहे थे, आपने वो गुड्स बेची और उसमें से पैसा कमाया, तो प्रॉफिट। प्रॉफिट मींस इनकम अर्न्ड बाय बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी मेन एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी बेटा मेन एक्टिविटी। डॉली चाय वाले की मेन एक्टिविटी क्या है? अरे डॉली की मेन एक्टिविटी क्या है? चाय को बेचना, मेन एक्टिविटी तो वही है ना। उसके अलावा वो जो भी करे वो अलग पैसा है, लेकिन मेन एक्टिविटी है डॉली को चाय बेचना। तो मेन एक्टिविटी। किसी कपड़े वाले की बात करें तो कपड़ा बेचना उसका मेन काम है। किसी ग्रोसरी स्टोर की बात करें तो सब्जियां बेचना उसका मेन काम है। तो मेन एक्टिविटी से जो पैसा कमा रहे हो आप, वो प्रॉफिट कहलाता है। उससे जो होने वाली इनकम है उसको प्रॉफिट बोलते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज बिजनेस परफॉर्म्स टू सेल अ प्रोडक्ट। प्रॉफिट क्या होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट, जो मैंने आपको बताया उसको बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट भी दो तरीके का होता है सर, नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट। समझाऊं एग्जांपल से? ठीक है समझो। जैसे आपने कोई 5,000 का मोबाइल खरीदा, जेठालाल ने 5,000 का मोबाइल खरीदा और उसको 6,000 रुपए में बेच दिया, ठीक है सर। तो मोटा मोटा कितना कमाया सर? 1,000 रुपए कमाया, ठीक है सर। इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। मोटा मोटा सेल्स पे कितना कमाया। ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स रेंडर्ड एंड इट्स डायरेक्ट कॉस्ट और सर्विसेज रेंडर्ड एंड इट्स डायरेक्ट कॉस्ट। कितने में खरीदा था, कितने में बेच दिया, इसको बोलेंगे अपन क्या। यार ये मिट क्यों जा रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही बात, आज कुछ तो दिक्कत है। 1,000 रुपए कमा लिए, ठीक है सर। 5,000 में खरीदा था, 6 में बेच दिया सर, 1,000 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट में क्या होता है? इसका कुछ लाइट का बिल आया होगा महीने का, कुछ सारी चीजें लगी होंगी, सैलरी वैलरी ये दे रहा है, तो पर हेड कुछ खर्चा तो आता है ना दुकान चलाने का। हम मान लेते हैं इस फोन पे 200 रुपए का तो उसने खर्चा कर दिया था दुकान में रखने का, ये सारी चीजें करने का, बागा को सैलरी देने का, तो सर 200 रुपये और खर्चा हो गया था डायरेक्ट के अलावा। तो अगर इनको भी मैंने माइनस कर दिया तो मेन नेट कितना कमाया? 800 रुपए, ठीक है। ये 800 रुपए आपका आएगा नेट प्रॉफिट। सारे खर्चे काटने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट इज द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट। 1000 ग्रॉस प्रॉफिट था, उसमें से बाकी सारे एक्सपेंसेस भी आपने माइनस कर दिए तो आपके पास आ जाता है फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग इनकम, मतलब वो वाली चीज आ जाती है नेट प्रॉफिट आपके पास, ठीक है। नेट प्रॉफिट इज अ प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। जब बनाएंगे तब अपन बेहतर देखेंगे, एग्जाम्पल से समझ लो। खरीदा था, बेच दिया,
मेन प्रॉफिट आया आपका जीपी ग्रॉस प्रॉफिट 1000, एडिशनल एक्सपेंसेस भी माइनस कर दिए, तो जो नेट आपके हाथ में बचा उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। बस खत्म बात। आया समझ? अब ये बस याद रखना कि ये चीज आपके गुड्स पे हो रही थी जिसमें आप रोज डील करते हो। जेठालाल के लिए गुड्स हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ठीक है। अगर उसने कुछ और उठा के बेच दिया, अपना एसेट उठा के बेच दिया और उस पर उसको फायदा हो गया, तो उसको बोलते हैं गेन। अ फाइनेंशियल बेनिफिट फ्रॉम इवेंट एंड ट्रांजैक्शन दैट आर नॉट पार्ट ऑफ कंपनीज नॉर्मल ऑपरेशंस। नॉर्मली वो उठा के काउंटर नहीं बेचता, कभी कभी अगर उससे बेच दिया तो उससे जो प्रॉफिट हुआ उसको बोलेंगे गेन। सिंपल सी बात। It is a profit that arises from transactions which are not operating, that is business activities of the business, but are incidental, कभी कभी होने वाली, to it, such as gain or sale of land, machinery, investment। कभी जमीन बेच दी आपने, अपनी कोई मशीन बेच दी, आपने अपने इन्वेस्टमेंट बेच दिए, आपने अपना कोई भी एसेट बेच दिया, उस पर आपको लाभ हुआ, गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को अपन गेन बोलेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो दिस इज गेन। थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन जरूरी डिफरेंस है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, लॉस। सर वही चीज आपको किसी में, दोनों में लॉस हो गया। अगर आपने कोई चीज बेची, आपने कोई चीज 5000 की खरीदी थी और 4000 में ही बेच दी, तो सर ये हो गया लॉस, 1000 का लॉस, सीधा सीधा। आपने कोई एसेट बेच दिया, कोई एसेट आपने 5 लाख में खरीदा था और उसको आपने 4.5 लाख में बेच दिया, तो इसको बोलेंगे अपन 50,000 का लॉस। ठीक है, ये लॉस है। लॉस दोनों तरीके से सेम ही होता है, ठीक है, भले सेल में हो या नॉन ऑपरेटिंग हो, वो लॉस लॉस ही रहता है। लॉस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रेवेन्यूज एंड अदर इनकम्स। जो भी, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है सर? तो ये लिखा हुआ है बेटा ऐसा, इनकम इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर अ पीरियड, इट्स रेवेन्यू एंड इट्स अदर इनकम। मैं यही लिख देता हूं, मैं यही वर्ड लिख देता हूं, रेवेन्यू यानी जो पैसा आया माइनस एक्सपेंस आपने कर दिया, तो आपके पास जो बचेगा वो क्या होगा? लॉस। ठीक है, और यहाँ पे अब ये चीज याद रखना कि जो रेवेन्यू है वो कम है और एक्सपेंस ज्यादा है, तो मैं इसको कायदे से उल्टा लिखना चाहिए था, एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू, क्योंकि एक्सपेंस आपका ज्यादा हुआ ना, तो आएगा आपका लॉस। ठीक है, रेवेन्यू यहाँ पे कम है और एक्सपेंस यहाँ पे ज्यादा है, तो माइनस में आएगा आंसर लॉस, या फिर एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू कर दो तो लॉस आ जाएगा। सिंपल, लॉस मतलब लॉस होता है यार, तुझे लॉस नहीं पता क्या? वही लॉस। इट इज अ ब्रॉडर टर्म एंड इंक्लूड्स लॉस इनकर्ड फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब सेल वगैरह से जो लॉस हुआ है वो तो है ही, मनी और मनीज वर्थ लॉस्ट अगेंस्ट विच द फर्म रिसीव्स नो बेनिफिट। एग्जांपल कैश और गुड्स लॉस्ट इन थेफ्ट, कैश ही आपका चोरी हो गया, गुड्स चोरी हो गए। लॉस अराइजिंग फ्रॉम इवेंट्स नॉन रिकरिंग इन नेचर, लॉस ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट आपने बेचा उस पर लॉस हो गया, मतलब उसको भी लॉस ही बोलेंगे अपन। मैंने वही चीज बताई आपको, लॉस मतलब लॉस होता है, गुड्स बेचने में हो या एसेट बेचने में हो, उसको अपन बोलते हैं लॉस। सिंपल था। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, परचेजेस एंड सेल्स। सर क्या समझा? अब भी आपने बताया, हमको अच्छी तरह समझ में आ गया। तो परचेजेस वो होते हैं जो हम सामान खरीद रहे हैं किसी से, मींस परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल और रॉ मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। इट इंक्लूड्स कैश एंड क्रेडिट परचेजेस। अच्छे से समझ में आ गया है ना एग्जांपल से? परचेजेस, जब हमने माल खरीदा है ना, वो कैश पे खरीद सकते हैं या क्रेडिट पे खरीद सकते हैं, उधार पे खरीद सकते हैं। माल जो खरीदा वो हो सकता है हम डायरेक्टली बेच दें या उसमें उससे कुछ और बना के बेचते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जैसे एक सैंडविच मेकर है, उसने ब्रेड खरीदी है ना, आलू खरीदे ताकि वो सैंडविच बना के बेचे, तो ये जो ब्रेड और आलू हैं जो इसने खरीदे हैं वो परचेसेस कहलाएंगे। जब इसको सैंडविच बना के वो बेचेगा उसको अपन सेल्स बोलेंगे। सेल्स मीन सेल ऑफ गुड्स। इट इंक्लूड्स कैश और क्रेडिट सेल दोनों, उधार में भी बेचना या फिर कैश में बेच देना, उसको क्रेडिट सेल बोलेंगे, कैश या क्रेडिट सेल बोलेंगे। नेक्स्ट है गुड्स, स्टॉक या इन्वेंट्री। यह मैंने आपको बता दिया था, गुड्स जो होते हैं जो आपने बेचने के लिए चीजें खरीदी हैं वो सारी चीजें गुड्स। गुड्स परचेज फॉर रीसेल और रॉ मटेरियल परचेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है। स्टॉक क्या होता है? इट इज अ करंट एसेट्स हेल्ड बाय एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ सेल। भाई सेल के लिए जो चीजें रखी हुई हैं, वैसे एक ही नाम है, यहाँ पे कुछ अलग नहीं है। सेल फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, या तो प्रोडक्शन के लिए यूज करो, जैसे ब्रेड और आलू आप प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं सैंडविच के, या तो कूलर जेठालाल ने रखा है डायरेक्टली बेच देगा, वो सारी चीजें स्टॉक। अब ये स्टॉक में दो चीजें आती हैं। देखो क्या होता है ना, अपन साल के हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं, तो 1 अप्रैल से अपना साल स्टार्ट होता है और 31 मार्च को जाके ये साल खत्म होता है। 31 मार्च को ये साल खत्म होता है। तो जो पहले साल पे मेरे पास जितना भी माल दुकान में रखा हुआ है, इसको मैं बोलता हूं ओपनिंग स्टॉक। क्या बोलता हूं? ओपनिंग स्टॉक।
साल के शुरुआत में जो माल मेरे पास रखा हुआ है वो ओपनिंग स्टॉक, आखिरी दिन पे जितना माल मेरे पास बच गया, क्योंकि कुछ तो बेचा ही होगा ना पूरे साल में, तो जो बच गया उसको बोलते हैं अपन क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं बेटा? क्लोजिंग स्टॉक। जो बच गया 31 मार्च को वो क्लोजिंग स्टॉक, जो पहली तारीख पे था दैट इज ओपनिंग स्टॉक। बोर तो नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने एग्जाम्पल में ज्यादा ही इंटरेस्ट डाल दिया ना, तो यहाँ पे मैं बहुत जल्दी जल्दी जा रहा हूँ थोड़ा सा, बिकॉज आई थिंक ये आ ही गया होगा आपको समझ में। चलो नेक्स्ट आते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स पे। तो सर ट्रेड रिसीवेबल्स एक बार एग्जांपल याद दिला दो। तो ये लो भाई, ट्रेड रिसीवेबल्स का एग्जांपल कहाँ था? वो सर आपने यहाँ पे किसी को कुछ तो बेचा था, ठीक है सर, ये था ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेएबल्स, कि हमने किसी को कोई चीज बेची है ना, और उसने हमें पैसा नहीं दिया अभी तक, तो वो हमारे लिए कहलाता है डेटर। या तो फिर उसने सर क्या किया था, एक पेपर पे लिख के दे दिया था कि मैं आपको बाद में पैसे दूंगा, उस पेपर को बोलते थे बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि ये पैसा मिलना है 50,000 जो उसमें लिखा हुआ है ना। तो इन दोनों को मिला के मैं बोलता हूँ ट्रेड रिसीवेबल्स, जो मेरे को पैसा मिलना है। जो पैसा मुझे देना है वो है क्रेडिटर्स या बिल्स पेबल का पैसा जो मुझे देना है, जेठालाल को ये पैसा इनको देना है, ये है इनके लिए ट्रेड पेबल्स। आई बात समझ में? ट्रेड पेबल यानी जो पैसा हमको देना है, ट्रेड रिसीवेबल जो पैसा हमको किसी से मिलना है। चलो इस पे आ जाते हैं हम वापस ट्रेड रिसीवेबल्स पे। तो ट्रेड रिसीवेबल्स इट रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड या रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, हमने गुड्स सेल किया उस पर मिलना है, बाय द कंपनी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मली वही पैसा, कितना कठिन लैंग्वेज लिखा है, कितना सिंपल मैंने आपको बता दिया। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर आते हैं, बिल्स रिसीवेबल भी आते हैं। डेटर कौन होते हैं? दोज पर्सन या फर्म टू हुम गुड्स हैव बीन सोल्ड, rendered या सर्विसेज हैव बीन रेंडर्ड ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम देम, उनसे पैसा अभी तक नहीं मिला, वो बंदा डेटर। बिल्स रिसीवेबल इट इज अकाउंटिंग टर्म फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन डेटर्स, डेटर ड्रॉ करता है, लिखता है। द अमाउंट स्पेसिफाइड इन सच बिल इज रिसीव्ड एट फ्यूचर डेट, 3 महीने बाद उन्होंने लिखा था ना, 3 महीने बाद पैसा मिलेगा, ये चीज होती है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल और डेटर को मिला के हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल, जो पैसा मिलना है। सिंपल था ना, समझने में कितना सिंपल था, पर डेफिनेशंस तो यार थोड़ा याद करनी पड़ेंगी। ट्रेड पेबल्स, पेबल यानी सर आपने ही बताया जो पैसा देना है। क्रेडिटर वो बंदा जिससे हमने उधार पे माल लिया है और हमको ये उसको पैसा कभी ना कभी देना है। द टर्म क्रेडिटर रिप्रेजेंट दोज पर्संस और फर्म फ्रॉम हुम गुड्स हैव बीन परचेज या सर्विसेज हैव बीन प्रोक्योर्ड, जिससे मैंने गुड्स लिए हैं या सर्विसेज लिए हैं ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट हैज नॉट बीन मेड टू देम, मैंने पैसा नहीं दिया, वो चीज क्रेडिटर। अगर उसने ये लिख के दे दिया कि सर आप हमें 3 महीने बाद इतना पैसा देंगे और मैंने उस पर भी साइन कर दिया कि हाँ भाई मैं दे दूंगा, इसको बोलेंगे बिल्स पेबल हो गया वो मेरे लिए, ठीक है। तो बिल पेबल इज अकाउंटिंग टर्म फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स, दिस अमाउंट स्पेसिफाइड इन सच अ बिल इज पेबल एट फ्यूचर डेट, हमें पे करना है 3 महीने बाद। इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं ट्रेड पेबल्स, पेबल्स ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेकन इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब ऐसा अमाउंट जो पेबल है मेरे लिए, ठीक है। आई बात समझ में? आ रहा है समझ में? बहुत सिंपल सा है यार वो टर्म। आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट, तो सर जो भी आपने चीज खरीदी है उसकी लागत को बोलते हैं कॉस्ट। इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एट्रीब्यूटेबल और एट्रीब्यूटेबल टू अ स्पेसिफिक आर्टिकल, प्रोडक्ट या एक्टिविटी। कोई भी आर्टिकल, प्रोडक्ट या चीज खरीदने के लिए आपको जो पैसा लगा है उसको बोलते हैं कॉस्ट। सर कॉस्ट होती है, सिंपल सा वर्ड है, ठीक है। चल वाउचर, इंपॉर्टेंट चीज। देखो मैं आपको एक बिल्स दिखाए थे, मैं फिर दिखा देता हूं। मैंने आपको कुछ यहाँ पे बिल्स दिखाए थे। ये जो अब आप डीमार्ट जाते हो, आप ये खरीदारी करके आते हो, आपको ये चीज़ मिलती है ना, इसको क्या बोलते हो आप? बिल, है ना। इस चीज़ को अपन बोलते हैं सोर्स वाउचर। क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे सोर्स वाउचर। आज से आप इसको क्या बोलोगे? सोर्स वाउचर। जो सोर्स से, देखो डीमार्ट लिखा है ना इस पे, तो डीमार्ट से जो आपको मिला दैट इज अ सोर्स वाउचर। जैसे ये एक बुक स्टोर है, इसने ये बुक सेंटर से बुक खरीदी थी, ठीक है। तो ये जो चीज आपको मिली है इसमें लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो तो लिखा हुआ है बिल या फिर कैश मेमो। देखो दिख रहा है आपको, कैश मेमो लिखा हुआ है। तो ये कैश मेमो हो गया, इनवॉइस हो गया, बिल हो गया, रिसिप्ट हो गई, पे इन स्लिप हो गई जो बैंक में अपन देते हैं, इन सारी चीजों को अपन सोर्स वाउचर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? सोर्स वाउचर्स। दिख गया ना आपको, यही चीज होती है सोर्स वाउचर। इट इज द एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये एक तरीके का एविडेंस है ना, कि मैंने भैया खरीदा है माल, नहीं तो क्या ही एविडेंस था मेरे पास, ये एविडेंस है मेरे पास। इसके बाद एन एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन हैवन टेकन प्लेस, ठीक है। एक अकाउंटिंग वाउचर होता है। अब ये क्या, देख अलग अलग टाइप के बिल है ना, और ऐसे मैंने जिन बिलों में से निकाला इतनी सारी बुक बनी हुई थी। अब ये एक एक क्या बोलते हैं कि
एक एक सोर्स डॉक्यूमेंट को अलग अलग से लिखना बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। इसकी राइटिंग अलग है, इसका टोटल में से डिस्काउंट माइनस करके कुछ लिखा हुआ है तो समझ सा नहीं आएगा। इसीलिए बिजनेस अपने खुद के वाउचर बनाता है, सिंपल सा एक अकाउंट बनाता है, वो बोलता है ये कैश वाउचर है, तो मेरे जितने भी खर्चे कैश के हुए वो यहाँ पे मैं लिख दूंगा अपने नाम से। जैसे ये कितने भी खर्चे हुए ना ये अपने नाम से लिख, जैसे डी मार्ट में इतना गया, स्नेहा बुक को इतना गया, ऐसा करके वो लिख देगा खुद से, और इसके पीछे ये डॉक्यूमेंट्स लगा देगा, एक सिंपल सा पेपर बनाएगा और इसके पीछे डॉक्यूमेंट्स लगा देगा। तो ये इंटरनल डॉक्यूमेंट है बिजनेस का, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग वाउचर, जो मैं अपने लिए यूज करूंगा। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोर्स वाउचर शोइंग द अकाउंट हेड्स डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। जो भी माइनस या प्लस हो रहा है वो चीज मैं इसमें ही दिखाऊंगा। ये बिजनेस का अपना है सोर्स वाउचर, हमने अपने को सोर्स से मिलता है, जहां से हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं वहां से हम लोगों को ये मिलता है। ठीक है, तो ये होते हैं वाउचर, वाउचर बोलते हैं इसको। चल नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट भी समझ लो आप, एक यहां से समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। ये देखो, ये भिड़े गया है अब्दुल के पास और अब्दुल ने एक बोर्ड लगा रखा है 50% डिस्काउंट सभी चीजों पर। ये स है यहाँ पे, कंसिडर कर लेना, सभी चीजों पर 50% डिस्काउंट। सर ये डिस्काउंट क्या होता है? और डिस्काउंट बेटा 2-3 तरीके का होता है, ध्यान से समझना। ठीक है, तो सर डिस्काउंट होता है, हमको थोड़ा सा तो पता है कि ये तो सर चीज की वैल्यू कम हो जाती है इससे। मतलब अगर 100 रुपए की चीज है और उस पर लिखा हुआ है 50% डिस्काउंट, तो कितने रुपए में मिलेगी भाई? 100 की चीज 50 रुपए डिस्काउंट है तो सो गया भाई? हाँ ठीक है, कितने में मिलेगी? 100 रुपए की चीज अगर 50 रुपए डिस्काउंट में मिली तो कितने की मिलेगी? 50 रुपए की। बहुत बढ़िया भाई, 50 रुपए। तो ये 50 रुपए की मिली, लेकिन 50 रुपए इस पे क्या मिल गया मुझे? डिस्काउंट। क्या ये डिस्काउंट मुझे मिला? क्या मिला? कैश में मिला क्या? नहीं मिला सर, ये तो वैल्यू कम हो गई बस, आपने कम पैसे दिए, है ना, इसी चीज को बोलते हैं डिस्काउंट। अब ये बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा है। अब्दुल के हिसाब से 50 रुपए खर्चा है उसका, क्योंकि उससे 100 वाली चीज 50 में दी है, तो 50 रुपए का उसका एक्स्ट्रा खर्चा है। डिस्काउंट एक तरीके का एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब सर और क्या समझाने वाले थे? अब तो आती है मेन बात यार, तुम्हें लगता है अकाउंट इतना ईजी है। डिस्काउंट 2 तरीके का होता है। तो पहले डिस्काउंट को हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलते हैं सर? ट्रेड डिस्काउंट। और एक और डिस्काउंट होता है जिसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। कभी कभी अगर आप मॉल वगैरह में जाते हो तो वहां पे आपको दिखता होगा ऐसा, वैसे तो व्यापारियों के बीच में होता है, मैं सिर्फ एक फिक्टिशियस एग्जांपल ले रहा हूं अपने दिमाग में। फिक्टिशियस यानी एक इमेजिनरी एक तरीके का एग्जांपल ले रहा हूं। उसमें लिखा होता है 50% प्लस 20% ऑफ। कभी देखा है आपने ये 50% प्लस 20% ऑफ? इसका मतलब क्या 70% डिस्काउंट है? नहीं बेटा, यहां पे 70% डिस्काउंट नहीं है। इसको बात को समझो कैसे है। यहां पे लिखा है 50% प्लस 20% ऑफ। अपन वही 100 रुपए वाले एग्जांपल से करते हैं। अगर इसी को देखें तो पहले 50% माइनस कर दो, तो सर 50% अभी किया था तो ये 50 रुपए का बचा। अब 50 रुपए पे 20% ऑफ करो, तो 50 रुपए का 20% कितना होता है बेटा? 20% ऐसे निकालते हैं, ये 0 0 0 0 5 2 से 10 रुपीज होता है सर। तो 50 माइनस 10 कर देंगे तो कितना बचेगा सर? 40 रुपए देने पड़ेंगे। अब आप एक बात बताओ कि 100 रुपए की चीज के आप 40 रुपए दे रहे हो, तो कितना परसेंट डिस्काउंट हुआ आपके पास? सीधा सीधा देखो नंबर का डिफरेंस, 60%, है ना? 60% का डिस्काउंट मिला आपको, लेकिन यहां तो 70 दिख रहा था। यही तो है स्ट्रेटेजी यार, तभी तो धंधा करने बैठे हैं। नहीं तो पूरा 60 लिख देते तो कम लगता, 50 प्लस 20 70 लगता है, होता 60 है। चलो सर ऐसा क्यों करते हैं? हमको इतना वो बेवकूफ क्यों बनाता है हमको दुकानदार ये करके? तो देखो क्या करता है, ट्रेड डिस्काउंट तो वो जनरली सबको देता है। ट्रेड डिस्काउंट हम सेल्स प्रमोट करने के लिए देते हैं, ज्यादा सेल्स हो इसलिए हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। लेकिन क्या होता है, जब व्यापारी हैं, बड़ा काम कर रहे हैं ना, तो इन लोगों को बहुत सारा उधार चलाना पड़ता है मार्केट में। अगर आपके पापा बिजनेसमैन है तो आप जरूर उनसे पूछना कि पापा सब जो आपसे खरीद के जाते हैं सब कैश में ही खरीद के जाते हैं क्या? पापा बोलेंगे नहीं, हमको अगर अपनी सेल बढ़ानी है ना तो बहुत सारा उधार पे माल देना पड़ता है कि भाई तू बेच ले, फिर मुझे आके पैसे दे देना, तुम्हारा बिक जाए तो पैसा दे देना। जो बड़े होलसेलर्स है ना, बहुत ज्यादा क्रेडिट चलाते हैं मार्केट में, वो देते हैं कैश डिस्काउंट। वो बोलते हैं कि देखो आप 100 रुपए की चीज लो हमसे, हम आपको 20% तो सीधा सीधा डिस्काउंट दे रहे हैं, विच इज ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट 20% हम आपको दे ही रहे हैं, लो ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट तो हम आपको दे ही रहे हैं। लेकिन अगर आपने आज ही कैश दे दिया हमको तो हम आपको एडिशनल 5% डिस्काउंट देंगे। अगर आपने कैश दिया तो मतलब सिर्फ कैश सेल्स के केस में ये हम आपको देंगे। अगर आप हमको उधार नहीं रखवा रहे हो, क्योंकि देखिए भाई पैसा यार कल का आना आ जाए ज्यादा बेटर,
है ना। तो यार कैश सेल के चक्कर में इसको जो मिलता है वो होता है कैश डिस्काउंट। तो अगर ये बंदा पहली बात तो डिस्काउंट देख बेटा कैलकुलेट कैसे होगा, पहले 20% माइनस करेगा, फिर अमाउंट में से 5% और माइनस करेगा, तो मैंने तेरे को अभी बता दिया। तो ये 25% मत समझना इसको, अभी भी कोई है क्या जो इसको 25% समझ रहा है, नहीं समझना, ओके। तो ये पहले 20 माइनस करने के बाद 5% उस वाले अमाउंट पे। तो कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट, ओके। तो ये ट्रेड डिस्काउंट हर किसी को मिलता है, आप डीमार्ट में जाओ ऐसे सारी चीजें लगी हुई रहती हैं, डिस्काउंट जितना है आपको मिलेगा ही। लेकिन बड़े व्यापारियों के केस में अगर अपन देखें तो वहां पे अपने को ये जो मिलता है उसको कहते हैं कैश डिस्काउंट, अगर उन्होंने कैश दे दिया तो। क्या कैश डिस्काउंट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पे मिलेगा, उधार के ट्रांजैक्शंस पे? अरे नहीं मिलेगा ना, वही तो समझा रहा हूं कि सिर्फ कैश पे मिलता है। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पे कैश डिस्काउंट नहीं मिलता। समझ में आई बात? ठीक है, चलो अब इसको देख लेते हैं। It is the reduction in the price of goods from the amount to be paid to a customer by the enterprise. By a customer to the enterprise. भाई कस्टमर देगा ना यार, हाँ यार, कस्टमर देगा जो पैसा, उस पर रिडक्शन कहलाता है डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउड में बी ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट या रिबेट। तो ट्रेड डिस्काउंट ये होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स, सिंपल परसेंटेज जितना कम कर दिया। रिडक्शन इन द अमाउंट पेएबल और रिसीव ड्यू ऑन टाइमली पेमेंट्स, अगर आपने टाइम पे पेमेंट कर दी। कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं कि आप उसी वक्त दे दो, बोलते हैं 7 दिन के अंदर दे दिया तो भी हम आपको कैश डिस्काउंट देंगे। तो अगर आपने टाइमली पेमेंट कर दी तो आपको कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। देखो मैंने इसलिए यहाँ पे लिख रखा था 50+, अगर ऐसा लिखा हो एक बार देख लें, लिखा है 50% प्लस 50% ऑफ, तो जाओ और फ्री में ले आओ चीज, है ना। सर क्या ये 100% डिस्काउंट है, फ्री में मिल रही है चीज? नहीं मिल रही है। तो 100 रुपए की चीज कितने में मिलेगी? मैं नहीं बता रहा भाई, मैं नहीं बता रहा, मैं सब कुछ कैलकुलेट क्यों करूं, तुम बताओ 100 की चीज कितने में मिलेगी? 75 रुपए में हैं? सही में? गलत बोल रहे हो तुम भाई, फिर से सोचो, आराम से सोचो, कमेंट में बताओ 50 प्लस 50% ऑफ तो चीज कितने में मिलेगी आपको। चलो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास छोटी एंट्रीज बची हुई हैं, जल्दी से इसको खत्म करते हैं। एंट्री क्या होता है सर? किसी भी चीज को बिजनेस में लिखने का तरीका। अगर सेल किया आपने तो आप सेल को लिखे हो, लिख के दिखाऊं? देखो जब अपन वैंडी को सेल की थी ना, तो अपन लिखेंगे वैंडी डेबिट टू सेल्स। क्या कर दिया सर आपने, क्या लिख दिया? ऐसे तो हमें लिखना आता ही नहीं है, यही तो सीखना है यार। तो ऐसे लिखना एंट्री कहलाता है, ठीक है। व्हेन ट्रांजैक्शन और इवेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इट इज कॉल्ड एंट्री। इस तरीके से लिखते हैं, लिखने के रूल्स होते हैं, इसको लिखना एंट्री कहलाता है। बैड डेट्स, सर वैंडी पैसे खा गई, भग गई तो बोला था कल दूंगी, दिए ही नहीं, तो इसको बोलते हैं बैड डेट, पैसे खा जाना। तो बैड डेट इट इज द अमाउंट दैट हैज बिकम इररिकवरेबल फ्रॉम डेटर। डेटर भग गया, अगर पैसा ही नहीं दे रहा है तो इसको बोलेंगे इररिकवरेबल अमाउंट या फिर बैड डेट। इट इज अ लॉस, बिजनेस लॉस एंड इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये भाई लॉस हो गया हमारा, ठीक है, नुकसान हो गया, इसलिए भरोसा कर, तुम्हारी मर्जी यार। इनसॉल्वेंट, अच्छा कभी कभी देखो ये भी हो जाता है, बंदा दिवालिया हो गया। दिवालिया वर्ड तो सुना होगा ना तुमने। इनसॉल्वेंट मतलब उसकी लायबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई और एसेट्स उसके पास है नहीं, मतलब है कुछ नहीं और देना बहुत ज्यादा है मार्केट में, तो ऐसे में वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, कोर्ट में जाके बोल देता है लो नहीं है पैसा। तो सही ऐसे नहीं बोलता, नहीं तो और पढ़ेंगे 2-3, तो ठीक है, वो जाके बोलता है कि भाई पैसा नहीं है। अगर एंटरप्राइज के डेट्स बहुत ज्यादा हो गए तो वो इंसॉल्वेंट। अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज इन अ पोजीशन टू पे इट्स डेटर्स इज कॉल्ड। यही गलतियां होती है ना, यही तो समझ नहीं आती। देखो यहाँ पे इंसॉल्वेंट नहीं, सॉल्वेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है। सॉल्वेंट अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेट, कर्जा पे करने की पोजीशन में है तो सॉल्वेंट। अगर कर्जा करने की पोजीशन में नहीं है तो इंसॉल्वेंट। ये है इंसॉल्वेंट। सॉरी गाइस, सॉरी फॉर अ बिट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द स्लाइड, तो इसको बोलेंगे इंसॉल्वेंट। अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेट, जो अपनी डेट को, अपने कर्जे को उतारने के पोजीशन में नहीं है, उसको बोलेंगे इनसॉल्वेंट। सर इनसॉल्वेंट और सॉल्वेंट मतलब जो उतारने की पोजीशन में है, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं भाई, लिख देता हूं इन अ पोजीशन, कर्जा उतारने की पोजीशन में है तो सॉल्वेंट, ठीक है भाई। गलतियों के लिए थोड़ी सी माफी तो चलती है ना। इनसॉल्वेंट कर्जा उतारने की पोजीशन में नहीं है, नॉट इन पोजीशन
ऑफ उतारुइंग कर्जा, इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। ठीक है, इंसॉल्वेंट है, कर्जा उतारने की पोजीशन में नहीं है। इसके बाद आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स। बेटा 3 चीजों को हम फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं। फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था 31 मार्च तक बिजनेस चलेगा, तो भाई साल के आखिरी में देखोगे ना कि भाई प्रॉफिट में है लॉस में है बिजनेस, तो इस आखिरी में प्रॉफिट एंड लॉस को देखने के लिए आप एक चीज बनाते हो, उनको बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, बता देता हूं मैं। एक होती है ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो आप, ताकि आप ये देखो कि रोजमर्रा का जो सेल वगैरह किया आपने उसमें आपका प्रॉफिट है या लॉस है। दूसरा आप बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा आप बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अपन ने ग्रॉस प्रॉफिट पढ़ा ना, जीपी पढ़ा था ना, ग्रॉस प्रॉफिट, अरे पढ़ा था ना, और फिर नेट प्रॉफिट पढ़ा। तो ट्रेडिंग अकाउंट से अपन का ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस से अपना नेट प्रॉफिट निकलता है आखिरी में जो बचा आखिरी में। एंड लास्ट में अपनी एक और चीज आती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम अपने एसेट्स की वैल्यू देखते हैं कि हमने बिल्डिंग खरीदी थी 10 लाख की, आज कितने की है, फर्नीचर खरीदा था 5 लाख का, आज कितने का है, वो सब बैलेंस शीट में आता है। तो बैलेंस शीट एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू बताती है। थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ही बता दिया है मैंने तुमको, है ना, तो अच्छा है यार, समझो, अच्छा लग रहा है ये कि समझ रहे हो तुम। चलो, तो ये सारी चीजें कहलाती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 31 मार्च को आखिरी दिन पे बनती हैं। इंसॉल्वेंट कितनी बार आएगा भाई, एक बार परेशान करना काफी नहीं था क्या। हाँ, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट होती है जो सर पैसा आपने कहीं पे लगाया है। इट रेफर्स टू डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स, कितने कठिन, जानबूझ के लगाने कठिन वर्ड। इट रेफर्स टू डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स इन द शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। पैसा कमाने के लिए जो आप शेयर किसी कंपनी के खरीदते हो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। सिंपल वर्ड है, बोलते हैं ना आजकल इन्वेस्टमेंट्स, एक एडवर्टीजमेंट आती है, इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो ये इन्वेस्टमेंट वही इन्वेस्टमेंट है, शेयर खरीदने से पहले देख ले भाई कहां लगा रहा है, पेटीएम में लगाओ, डूब जाएंगे पैसे। चलो, इसके बाद आता है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक, लाइव को आप लाइफ से इंटरचेंज करो, मतलब है लाइव स्टॉक ही, मतलब बता रहा हूं जिन एसेट्स में जान है, जैसे टांगे वाला है, घोड़ी वाला, ठीक है, जो शादियों में अपनी घोड़ी को लगाता है तो उस पर दूल्हा बैठता है और उससे वो पैसा कमाता है, तो ये उसका एक एसेट हुआ ना भाई। अरे भाई वो कमा रहा है ना उस घोड़ी में से, तो उसका एक एसेट हुआ। ऐसे एसेट को हम बोलते हैं लाइव स्टॉक। ऐसा घोड़ा जो पैसे कमा के देगा वो है लाइव स्टॉक। वैसे ही दूध वाले के लिए भैंस, गाय वाले के लिए भैंस सॉरी, दूध वाले के लिए भैंस या गाय जो भी हैं, ये सारे उनके लिए लाइव स्टॉक्स हैं। ठीक है, तो डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज कैटल्स या हॉर्सेस आर नोन एज लाइव स्टॉक्स। ठीक है, लाइव स्टॉक बोलते हैं उनको। टर्नओवर क्या होता है सर, एक साल में जितनी सेल हुई उसको टर्नओवर बोलते हैं, सिंपल। एक ईयर के सेल को आप बोलते हो बिजनेस का टर्नओवर। हालांकि हो सकता है 3 महीने की निकाल लो तो भी टर्नओवर ही है, लेकिन यूजुअली साल भर का टर्नओवर निकलता है। इट मींस टोटल सेल्स मेड इन अ पर्टिकुलर पीरियड, इसको बोलते हैं टर्नओवर। खत्म करो भाई, कितना बचा है, रुको मैं भी बोर हो गया तुम्हारी तरह, बस 2 स्लाइड्स और। चलो, बैलेंस शीट अभी बता दी मैंने, फिर नहीं बता रहा। बैलेंस शीट जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू होती है। बुक वैल्यू, सर आपने किसी एसेट को आपने बोला 10 लाख में खरीदा था और आज कितने का बचा है, ये बैलेंस शीट दिखाती है। तो जितने में खरीदा था उसको बोलते हैं बुक वैल्यू, है ना। यानी आप उसको कॉस्ट या बुक वैल्यू जो भी बोलना चाहो बोलो, जितने में कोई एसेट खरीदा। वैल्यू ऑफ एसेट एट एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जितने में वो बुक में दिख रहा है, बैलेंस शीट में जितने अमाउंट पे दिख रहा है उसको बोलते हैं उसकी बुक वैल्यू। अब ये क्यों पढ़ा रहा हूं पता है आपको, समझ में आ रहा है बात, कि कभी कभी बुक वैल्यू होती ही नहीं है। जैसे सोचो आपने एक बिल्डिंग बनाई, आप वॉशरूम में गए, आप मतलब अपना कुछ कर रहे हो, बाहर आए, दरवाजा खोला, बिल्डिंग ही गायब, पूरी गिर गई, है ना। लेकिन किताबों में तो वो 10 लाख की दिख रही है, पर बाहर वो है ही नहीं। तो किताबों में जितने की दिख रही है ना उतने की मानी जाएगी। तो 10 लाख की ही बिल्डिंग है आपकी, है ना। ऐसे टेंशन मत लो, भले आपके पास एक वॉशरूम ही बचा है, पर है वो बिल्डिंग बुक्स में 10 लाख की, तो इसको बोलते हैं बुक वैल्यू। बुक्स में कितने की दिख रही है, रियल लाइफ में कितने की भी हो सकती है। ऐसे कभी अपन दुकान खरीदते हैं तो कभी कभी वैल्यू बढ़ जाती है ना। तो वो बढ़ी हुई वैल्यू को अपन लिखते ही नहीं है, इसलिए अपन बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, है ना। तो कॉस्ट या बुक वैल्यू पे ही हमेशा हमारे एसेट्स दिखते हैं। चलो, बुक वैल्यू समझ में आया। इसके बाद आता है क्रेडिट। क्रेडिट और डेबिट जो है वो साइड्स है। डेबिट एक साइड है, DR से रिप्रेजेंट होता है। क्रेडिट एक साइड है। सर किसका साइड है, अकाउंट का साइड है। तो डेबिट साइड इज राइट हैंड साइड एंड क्रेडिट साइड इज लेफ्ट हैंड साइड। गलत लिखा ना मैंने, राइट ये है ना मेरा, ये बचपन से ही गलत करता आ रहा हूं, पता है मैं। ये RHS LHS,
तो लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट बोलेंगे, राइट हैंड साइड को अपन बोलेंगे क्रेडिट। अकाउंट के राइट हैंड साइड को क्रेडिट, लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट बोलोगे आप, ठीक है। बस ये नाम है, एक्चुअली इसका कोई सच में मतलब नहीं है। अपन जर्नल में मैं और बेहतर बताऊंगा डेबिट क्रेडिट नाम आया कहां से, ये लूका पैसियोली लेके आया था, एक बहुत पुराना बंदा, पढ़ेंगे उसके बारे में। तो डेबिट लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट। डेप्रीसिएशन, सर आपने कोई एसेट, आपने बोला कि कोई मशीन खरीदी आपने, आप गन्ने का जूस निकालते हो है ना, गन्ने के जूस की मशीन खरीदी आपने 1 लाख रुपए की। कितने की खरीदी सर? 1 लाख रुपए की। 1 साल आपने उसको चला दिया, तो 1 साल में उसकी कुछ वैल्यू कम हुई होगी ना। आप कोई भी मशीन यूज करते हो तो उसका वैल्यू कम होता है। अरे गन्ने की मशीन को छोड़ो यार, मोबाइल फोन खरीद दिया, अगर आपने 1 लाख का मोबाइल खरीदा तो क्या वो 1 साल बाद भी 1 लाख का रहेगा? नहीं, थोड़ा कम हो जाएगा ना। तो कितना कम हो जाएगा? मैं मान लेता हूँ कि सर वो 20,000 रुपए से कम हो गया, 20,000 रुपए कम हो गया। तो ये जो 20,000 रुपए था और अब 80,000 रुपए बचा, दो कंसेप्ट समझा रहा हूं। 80,000 इज बुक वैल्यू, आपकी बुक में कितने का दिख रहा है, दैट इज बुक वैल्यू। 80,000 इज बुक वैल्यू, ये 20,000 इज योर डेप्रीसिएशन। जो एसेट का वैल्यू कम होता है ना उसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन इज द फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट बिकॉज ऑफ यूसेज या विद इफ्लेक्स ऑफ टाइम या ऑब्सोलिसेंस या एक्सीडेंट। भाई मोबाइल गिर गया, पुराना हो गया, नया सॉफ्टवेयर आ गया, जो भी जिस भी वजह से, क्योंकि आपने समझो आईफोन 15 खरीदा था, अब 16 आ गया तो 15 अपने आप से पुराना हो जाएगा ना, तो इसकी वजह से भी वैल्यू कम हो जाती है। तो किसी भी वजह से वैल्यू का कम होना डेप्रीसिएशन कहलाता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट, प्रोप्राइटर। सर पहली स्लाइड में आपने जो बताया था वो प्रोप्राइटर है, जेठालाल है ना, जो बिजनेस का ओनर है, जो सारी रिस्क लेके बिजनेस करता है। द पर्सन who invest amount in the business and bear all the risk associated with the business is called proprietor। जो पैसा लगाता है और पूरी रिस्क लेता है कि मैं चलाऊंगा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को, उसको बोलते हैं प्रोप्राइटर। अरे खत्म हो गया, बस हो गया, इतना ही था हमारे पास आज। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया, क्योंकि मुझे तो मजा आया, आई होप आपको भी मजा आया होगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। मैं मिलता हूं तुमसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।